भाई ये जो अपनी सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, आज उसकी ये थर्ड वीडियो है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस सीरीज के अंदर मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ वो सब चैप्टर वाइज फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, ताकि जब ये सीरीज पूरी हो तो आपको ये फील तो आए ही आए कि आपके सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। जब आप एक वीडियो भी पूरी करते हैं तो भी आपको ये फील आए कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के मेरे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। जैसे कि आज अपन वर्ब के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, मेन वर्ब वाला पार्ट और मॉडल्स वाला पार्ट। एडवांस वर्ब वाला नहीं, वो जो इन्फिनेटिव जेरेंट वाला नहीं, वो आगे पढ़ेंगे। आज मेन वर्ब और मॉडल्स वाले पार्ट को अपन देखेंगे। इसकी मैंने भाई एक प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आपको वीडियो ढूंढने में परेशानी ना हो। यूट्यूब पे आप जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होता है वहाँ पे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वीडियो आपको आराम से मिल जाएगी वहाँ पे। PDF कहाँ मिलेगी इसकी? पिंड जो कमेंट है उसके अंदर मेरी ऐप का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कर लेना। होम पेज पे ही फ्री PDF नाम से आपको एक आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आ जाइए शुरुआत करते हैं। ये जी अपना कॉन्सेप्ट नंबर 21, ठीक है। 10 कॉन्सेप्ट्स अपने प्रोनाउन में हो गए, 10 कॉन्सेप्ट्स अपने एडजेक्टिव में हो गए और 10 कॉन्सेप्ट्स आज वर्ब प्लस मॉडल चैप्टर के अंदर होंगे। पहला जो कॉन्सेप्ट है जी आज का वो है जी कन्फ्यूजिंग वर्ब्स। कन्फ्यूजिंग वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जो दिखने सुनने में सेम सी हैं, जिनकी वजह से कन्फ्यूज़न होता है और एरर्स आते हैं। जैसे फॉल फेल। मुझे लगता है कि क्लास के अंदर मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये वाली वर्ब तो सुन रखी है, फॉल फेल फॉलन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फॉल फेल फॉलन। लेकिन अगर मैं पूछूं ये वर्ब पहले सुनी है, फेल फेल्ड फेल्ड। फेल्ड भी कोई वर्ड होता है क्या? काफ़ी लोग ये भी सोच सकते हैं, है ना। ये वाली अक्सर बच्चों ने दोनों सुनी होती हैं, राइज रोज राइजन और रेज रेज रेज्ड दोनों ही। ये वाली में बच्चों ने ज़्यादातर ये वाली सुनी होती है, ले लेड लेड वाली। ये लाई ले लेन, ये क्या होता है सर? दिक्कत यही है कि दिखने में सेम सी हैं, मीनिंग भी लगभग सेम से हैं, इसी वजह से कन्फ्यूज़न होती है। देखो इनको दो तरीके से कर सकते हो आप। तो एक तो सिंपल मीनिंग से कि भैया ये जो वर्ब है फॉल फेल फॉलन, इसका मतलब होता है गिरना, और फेल फेल्ड फेल्ड वाली का मतलब होता है गिराना। जब आपको मीनिंग चाहिए हो गिराना, मान लो मुझे मीनिंग देना है, मेरा सेंटेंस ऐसा है कि रोहन ने गिलास गिरा दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रोहन फेल्ड द ग्लास कि रोहन फेल द ग्लास? ऑब्वियसली फेल्ड द ग्लास, क्योंकि इसका मतलब गिराना है और इसका मतलब गिरना है, हाँ कि ना। अच्छा जी, ऐसी राइज रोज राइजन माने होता है उगना, उठना, बढ़ना, ठीक है। इंसान जैसे मतलब उठा, सीट से उठ गया, खुद ही उठ रहा है वो, ठीक है, किसी को उठाया नहीं उसने, खुद उठने के लिए राइज रोज राइजन। और ऐसे ही रेज रेज्ड रेज्ड माने किसी चीज को उठाना। अब मान लो मुझे कहना है कि वो अपनी सीट से उठा, तो क्या लिखेंगे, ही रेज्ड फ्रॉम हिज सीट कि ही रोज फ्रॉम हिज सीट? ऑब्वियसली खुद ही उठा तो रोज। लेकिन अगर मैं कह दूं उसने इस चीज को उठाया, मान लो मैं कह दूं उसने अपना हाथ उठाया, तो क्या बोलोगे, ही रेज्ड हिज हैंड। क्लियर होगी बात। ऐसी लाई ले लेन माने होता है लेटना, लाई ले लेन माने होता है लेटना, और ले लेड लेड माने होता है किसी चीज को लेटाना या किसी चीज को कहीं रखना। अब मान लो मुझे कहना है कि उसने किताबें टेबल पर रख दी, ठीक है, तो क्या लिखूंगा, ही लेड दोज बुक्स ऑन द टेबल कि ही ले दोज बुक्स? बुक्स को रखा गया है ना, खुद थोड़ी लेट गया, तो लेड आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ वो सोफे पर लेट गया था, तो ही ले ऑन द सोफा। तो ऐसे है ये, फॉल फेल फॉलन गिरना, फेल फेल्ड फेल्ड गिराना, राइज रोज राइजन उगना उठना बढ़ना, रेज रेज्ड रेज्ड उगाना उठाना बढ़ाना किसी को पालना, लाई ले लेन लेटना, ले लेड लेड किसी चीज को लेटाना, जैसे बच्चे को लेटा दिया, है ना, या फिर किसी चीज को कहीं पे रख देना। एक थोड़ा सा ग्रामर वाला तरीका इसके अंदर ये हो सकता है, आप नोटिस करो। देखो आपने एक बेसिक बात पढ़ रखी होगी कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाता है। जैसे करण स्लैब्ड राजेश लिख दूं मान लो मैं, तो करण ने थप्पड़ मारा, तो करण सब्जेक्ट हो गया, डूअर हो गया। किसको थप्पड़ मारा गया, राजेश को, राजेश ऑब्जेक्ट हो गया, रिसीवर हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाए, यानी जो रिसीवर होता है। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वर्ब है गिरना, फॉल फेल फॉलन गिरना, अब सोचो क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट होगा? किसी और पर तो एक्शन हुआ है ना, इंसान खुद ही गिर गया। हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट होगा, किसी चीज को गिराया गया है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसमें ऑब्जेक्ट होगा, है ना। ऐसे ही राइज रोज राइजन उगना उठना बढ़ना, खुद ही उठे हो, किसी और चीज को तो उठाया नहीं, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन रेज रेज्ड रेज किसी चीज को उठाया गया, इसमें ऑब्जेक्ट होगा। ऐसी लाई ले लेन लेटना, किसी चीज को तो लेटा नहीं, खुद ही लेटे हो,
तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन किसी चीज़ को रखा गया, किसी चीज़ को लेटाया गया, इसमें ऑब्जेक्ट होगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है, मीनिंग से भी देख सकते हो, थोड़ा ये ग्रामर से भी आप हेल्प ले सकते हो। चलो जी, करो इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई। वही रोज वाला रूटीन अपना, जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे आप वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप आंसर देखने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको कराऊंगा। करो जी वीडियो पॉज। हाँ जी। आई न्यू आई हैड स्प्रेन्ड माई एंकल द मोमेंट आई फेल्ट। मुझे समझ आ गया था, या कह लो मुझे पता लग गया था कि भैया मेरी तो ये जो एंकल, इसको हिंदी में अपन क्या कहें, एड़ी की जो हड्डी है बेसिकली, वो मुड़ गई है भाई, खिंचाव आ गया उसमें। जैसे ही मैं गिरा था मुझे समझ आ गया था, लो भाई खिंच गई इसकी नस। अब यहाँ पे क्या मैंने कुछ गिराया कि मैं गिरा? मुझे समझ आ गया था कि मैंने मेरी एंकल स्प्रेन कर ली, यानी मैंने तो अपनी हड्डी खिंचवा ली उसी क्षण जब मैं गिरा था। कुछ गिराया तो नहीं, गिरे थे। गिरे थे यानी कौन सी चलेगी? फॉल, फेल, फॉलन चलेगी। अब पहले से पूरा सेंटेंस अपने को दिख रहा है पास्ट में है, यहाँ पे V2 लगी हुई है, तो बाद में भी पास्ट ही रखेंगे, यानी यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? एज सून एज आई फेल। क्लियर होगी इतनी बात? और गिरना वाले में खुद ही गिरे हो, कुछ चीज़ को तो गिराया है नहीं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। योर फेवरेट वेस फेल्ड ऑफ द टेबल ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। तुम्हारा जो फेवरेट गुलदस्ता है ना, वो टेबल से गिर गया अर्थक्वेक के दौरान। तुम्हारा फेवरेट गुलदस्ता टेबल से गिर गया अर्थक्वेक के दौरान। अब मुझे यहाँ बताओ, गुलदस्ते ने कुछ गिराया कि गुलदस्ता गिर गया? क्या गुलदस्ते ने कोई चीज़ गिराई है कि गुलदस्ता गिरा है? कुछ गिराया तो है नहीं, है ना, खुद ही गिरा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्वियसली फॉल फेल फलन लगेगी इसकी तरह ही। तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा आपको? फेल ऑफ लिखना पड़ेगा। अब सर फॉल क्यों नहीं लगा रहे, फॉलन क्यों नहीं लगा रहे? यार जो पहले लिखी होती है ना, अब जैसे इसके अंदर पहले पास्ट टेंस में चल रहा है पूरा सेंटेंस, तो वही वाली फॉर्म लगाएंगे, मीनिंग थोड़ी चेंज करना है, ग्रामर ठीक करनी है अपने को। क्लियर होगी इतनी बात? चलो जी, इन दोनों सेंटेंसेस को करके दिखाओ। आ जाओ। यश हैज़ रेज्ड एज वन ऑफ द टॉप एथलीट्स इन द एंटायर स्टेट। ठीक है, अब अगर ये इतना ही होता फिर तो आगे को सोच सकते हैं कि यश ने, रेज माने पालना भी होता है, ठीक है, जैसे यू रेज योर चाइल्ड, आप अपने बच्चे को पालते हो, तो यश ने रेज किया, किसी को रेज किया अगर लिखा होता तो अपन मान लेते कि मान लो रश ने, ये जो यश है कोई कोच होगा, कोई बंदा होगा, इसने टॉप एथलीट को रेज किया, कुछ ऐसा होता तो मान लेते। लेकिन आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एज के तौर पर। यश हैज़ रेज्ड एज वन ऑफ द टॉप एथलीट्स इन द एंटायर स्टेट, पूरे के पूरे स्टेट के टॉप एथलीट्स में से एक के तौर पर रेज। अब यहाँ पे रेज लिखा हुआ, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, किसको रेज किया कुछ बता ही नहीं रखा। तो शायद यहाँ पे मीनिंग ये देना चाह रहा है कि यश जो है वो उभर के आया है, यश जो है वो उभर के आया है, उगना, उठना, बढ़ना, उभर के आना, यश जो है वो उभर के आया है पूरे स्टेट में टॉप एथलीट्स में से एक के तौर पर। ये यहाँ पर मीनिंग देना है। तो किसी चीज को उठाया, उगाया, बढ़ा तो नहीं गया, यश तो खुद ही उभर के आया है ना, यश ने किसी और को नहीं उगाया, उठाया, बढ़ाया, यश उभर कर आया है। तो यहाँ पर आपको राइज, रोज, राइजन वाली चलानी पड़ेगी, और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे, यानी यहाँ पे राइजन आपको लिखना पड़ेगा। With temperatures on the rise, it's crucial to raise awareness about pressing issue of global warming. बढ़ते हुए टेम्परेचर्स की वजह से, जो बढ़ रहे हैं टेम्परेचर ऑन द राइज, यानी टेम्परेचर्स बहुत बढ़ रहे हैं, जो बढ़ते हुए टेम्परेचर्स हैं इनकी वजह से क्रूशियल हो गया है कि अवेयरनेस फैलाई जाए। किस चीज़ के लिए? ये जो बड़े प्रेसिंग इशू है, मतलब बड़े अर्जेंट इशू हैं, बड़े सीरियस इशू जो है ग्लोबल वार्मिंग का, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। अब यहाँ पे जरा समझना, इट इज़ क्रूशियल, क्रूशियल है टू राइज। अब यहाँ पे देखना, मेन वर्ब भले ही नहीं है, लेकिन आपने शायद पढ़ रखा होगा, ये जो वर्ड होता है ना, इन्फिनेटिव, जिरेंड, पार्टिसिपल, इनके अंदर भी वर्ब का अंश होता है। ठीक है, ये जो टू राइज है, भले ये इन्फिनेटिव है, लेकिन इसके अंदर भी वर्ब छुपी हुई है, जो वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये भी फॉलो करेगा। अब यहाँ पे जो टू राइज है, इसका ऑब्जेक्ट मैंने बना रखा है अवेयरनेस को। वैसे तो देखो आप मीनिंग से भी कर सकते हो, ज़रूरी है अवेयरनेस फैलाना, हाँ कि ना, किसी चीज़ को उगाना, उठाना, बढ़ाना, फैलाना, कोई चीज़ को उगाया, उठाया, बढ़ाया, फैलाया जा रहा है, यानी इसके पास ऑब्जेक्ट है। मीनिंग से देख लो, ग्रामर से देख लो, इसके पास ऑब्जेक्ट है, तो यानी यहाँ पर
ऐसी वर्ब नहीं चाहिए जिसका ऑब्जेक्ट ना हो, ऐसी चीज इसका ऑब्जेक्ट हो, और वो कौन सी है? रेज, रेज्ड, रेज्ड वाली। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? टू रेज अवेयरनेस। बोलो जी, क्लियर होगी इतनी बात? नेक्स्ट पर आ जाइए, इसको करिए। हाँ जी। आई वॉज इन अ पार्क वेन आई फेल्ट सिक। मैं एक पार्क में था जब मुझे बीमार सा महसूस हुआ, इसलिए मैं जो पास में एक बेंच था उस पर लेट गया। ये मीनिंग देना है। मैं पार्क में था जब मुझे बीमार सा फील हुआ, इसलिए मैं बेंच पर लेट गया। अब यहाँ पे ले, लेड, लेड का तो मतलब होता है किसी चीज़ को लेटाना, किसी चीज़ को रखना। अब मैंने किसी चीज़ को रखा है कि खुद ही लेटा हूँ? खुद ही लेटा हूँ तो फॉर्म कैसे चलेगी? लाई, ले, लेन वाली चलेगी। पूरा सेंटेंस पास्ट में, इसलिए यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे आपको आई ले ऑन अ बेंच नियर बाय करना पड़ेगा। क्लियर होगी इतनी बात? ये हो सकता है काफ़ी लोगों को अजीब लगे, आई ले, समझना, लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेड। ले, लेड, लेड वाली तो अपने को चाहिए नहीं, लाई, ले, लेन वाली लगानी है। थर्ड फॉर्म तो बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं। यहाँ पे पूरा सेंटेंस पास्ट में, इसलिए पास्ट वाली चाहिए। पास्ट वाली कौन सी होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ छोटी सी बोलना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चों के ना मेरे पास मैसेज आते हैं, ठीक है, कि सर हमसे ना वर्ब और टेंस चैप्टर के एरर नहीं होते। बाकी चैप्टर के जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ और उसके सवाल लगाता हूँ वो तो मुझसे हो जाते हैं, लेकिन वर्ब और टेंस चैप्टर के सवाल मुझसे नहीं हो पाते। तो भैया इसका सीधा सीधा कारण पता क्या है? कि आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है, रीडिंग की सेंस आपकी डेवलप नहीं हुई है। आपको सेंटेंस पढ़कर मीनिंग ही नहीं निकालना आता। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ले आएगा, अब कोई पूछने वाला हो यहाँ पे लाई क्यों नहीं आएगा, लेन क्यों नहीं आएगा? लेन के लिए तो चलो ग्रामर का आप लॉजिक लगा दोगे कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन लाई क्यों नहीं आएगा? वो मीनिंग बेस्ड बात है ना। लाई लगाने से तो मतलब हो जाएगा मैं लेटता हूँ पार्क पे के पास के बेंच पर। मैं लेटता हूँ, क्या लेटता हूँ मीनिंग देना है? मैं पार्क में था जब मुझे बीमार सा फील हुआ, इसलिए मैं लेट गया था। पास्ट का मीनिंग देना है, सेंटेंस को पढ़ के पता चल रहा है। और अगर आप मीनिंग ही सही नहीं निकाल पाओगे तो ना तो सही वर्ब ढूंढ पाओगे और ना ही सही टेंस ढूंढ पाओगे। इसलिए जिस भी बच्चे को, मुझे कमेंट करके अलग से भी बताना है ऐसे कौन से बच्चे हैं आप में से कि जिसको वर्ब और टेंस में दिक्कत होती है। जिसको भी वर्ब और टेंस में दिक्कत होती है बच्चे, आप अपना रीडिंग पे फोकस करो। सेंटेंस का मीनिंग निकालना आपको जब तक नहीं आएगा तब तक आपकी इन दोनों चैप्टर्स के अंदर प्रॉब्लम जस की तस बनी रहेगी। शी हैड लेन द बैग डाउन बिफोर शी लेफ्ट फॉर द सेमिनार। उसने बैग नीचे रख दिया था, उसने बैग नीचे रख दिया था ऑफिस, ये अपना सेमिनार के लिए जाने से पहले। ठीक है। अच्छा जी, अब बैग को नीचे रखा गया है, किसी चीज को रखा गया है ना। खुद तो लेटी नहीं वो, उसने बैग को नीचे रख दिया, किसी चीज को रखा गया तो कौन सी चलेगी? ले, लेड, लेड वाली चलेगी। और ऑब्वियस बात है हैव की फॉर्म के बाद V3 आता है, तो यहाँ पे लेन की बजाय क्या आएगा जी? यहाँ पे आएगा जी लेड। शी हैड लेड द बैग डाउन। क्लियर हो गई इतनी बात? आ जाइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आइए, बिल्कुल आसान। ये कुछ ऐसी वर्ब हैं भाई जिनकी V1, V2, V3 सेम चलती है। अक्सर हमें आदत होती है प्ले, प्लेड, प्लेड, है ना, ऐसे अपन करते हैं। अक्सर हम ईडी ईडी लगा के बात करते हैं, ठीक है, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड, ऐसे करके। लेकिन कुछ वर्ब आपने देखी होंगी उनकी फॉर्म अजीब ढंग से चलती हैं भाई, है ना। ऐसी ही कुछ वर्ब ये हैं जिनकी V1, V2, V3 सेम होती है। अब देखो ये वाली वर्ब आपने दो तो बहुत सुनी थी जब आप स्कूल में भी थे। कट 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 होता है, कट कटिड कटिड नहीं होता। ऐसी पुट पुट पुटी होता है, पुट पुटिड पुटिड नहीं होता। सुनी थी? ऐसी ये बाकी वर्ब है। ठीक है। कहने का मतलब ये कि इन वर्ब की पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म सेम ही होती है। इनको ऐसे नहीं कर देते हम हिट हिटिड हिटिड, कट कटिड कटिड, है ना, थर्स्ट थर्स्टेड थर्स्टेड, ऐसे नहीं करते इसको। ठीक है। ये अगर आपने मेरे कोर्स देखे हैं, चाहे फ्री कोर्स भी देखा हो, पेड कोर्स भी देखा हो, तो मैंने आपको एक स्टोरी टाइप से याद कराई थी। एक लड़का था, उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद बहुत खर्चे बढ़ गए, खर्चे, बीवी थोड़ी सी खर्चीली टाइप की आ गई, है ना, 15-15 हज़ार की भैया लिपस्टिक लगा लेती है। तो अब बेचारे की तनख्वाह तो लिमिटेड सी थी, उसने फिर कुछ गलत धंधे शुरू कर दिए, पेपरों में सेटिंग करानी शुरू कर दी, IPL पे बैटिंग बिडिंग वगैरह शुरू कर दी। अच्छा, ये सब चीज़ें शुरू करी। फिर वही है, जुआ शुरुआत में तो जिताता है, बाद में भैया लंका लग गई उसकी, है ना।
फिर क्या हुआ, वसूली वाले आए, उसको जीप में धकेल दिया, उसको मारा पीटा, उसको थोड़ा सा कट भी किया। स्लिट तेज धारदार, किसी तेज धार की चीज़ से काटना, उसका थोड़ा सा यहाँ से हाथ स्लिट कर दिया और उसको फेंक दिया कि 15 दिन के अंदर पैसे दे दे वरना फिर कूटेंगे तुझे हैं, या तेरे परिवार को मार देंगे। जैसे ही वो भैया उसको जीप से धकेला, नीचे गिराया, वो इधर उधर देख रहा है, यार किसी ने देख तो नहीं लिया, कहीं अगर ये न्यूज़ फैल गई, अखबार वखबार में छप गई, मेरे माँ बाप ने पढ़ ली, वो तो फूट फूट के रोएंगे। ये सब सोच के उसको बड़ी आत्मगिलानी सी हुई और उसने सोचा ये सब धंधा अपन छोड़ देंगे, क्विट कर देंगे, ये जो जुए की दुकान है अपन शट कर देंगे। शेड होता है किसी ऐसी चीज़ को जो अनवांटेड है उससे छुटकारा पा लेना, ठीक है, इस आदत को अपन शेड कर देंगे। फिर भैया आगे चल के वो बहुत प्रोग्रेस कर गया, उसने मेहनत से अपनी दुकानें खोली, 1 से 2 3 पूरी चेन बना ली अपनी, इस बार गलत धंधे से नहीं, अपनी मेहनत से। और फिर उसके ऊपर एक मूवी बनी, मूवी के अंदर अच्छे बड़े एक्टर को कास्ट किया गया। रेड भी इधर ही कर लेना, मतलब छुटकारा पाना ही इधर आएगी, ठीक है। मूवी बनी, वो टेलीकास्ट करी गई, फोरकास्ट करी गई, उस मूवी की इतनी बिक्री हुई, उसने सब मूवी को ओवरकास्ट कर लिया। फिर लोग वो होते हैं ना क्रेडिट लेने वाले, हमें तो पहले से पता था जी, हमने तो पहले ही फोरकास्ट कर दिया था, आपका बच्चा कुछ करके दिखाएगा। इस टाइप से मैंने स्टोरी बना के आपको कराया था। हालांकि मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, इसमें 2 वर्ब हैं, एक तो वेड और एक वर्ब है इसमें क्विट। इसकी दोनों टाइप की फॉर्म अलाउड है। वेड की वेड 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 भी चलती है और वेड वेडिड वेडिड भी चलती है। ऐसे ही क्विट की क्विट 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 भी चलती है और क्विट क्विटेड क्विटेड भी चलती है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता पेपर में इन दोनों पे एरर आएगा, लेकिन अगर एरर आए और वेडिड लिखा हो तो सर मुझे एरर मार्क करना है कि नहीं, क्विटेड लिखा हो तो सर मुझे एरर मार्क करना है कि नहीं। तो स्टार मार्क करके बात अपने दिमाग में बिठा लेना कि अगर सेंटेंस में कोई और एरर है, अगर मान लो वेडिड लिखा हुआ है, क्विटेड लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी कोई और एरर है, तो आप इसको वीक एरर मान के छोड़ देना। आप समझ जाना कि ये एरर नहीं, मुझसे दूसरा ही मार्क कराना चाह रहा है, क्योंकि ये तो चल सकता है। लेकिन अगर पूरे सेंटेंस में कोई और एरर आपको नज़र ना आए तो समझ जाना ये प्योरिस्ट ग्रामर के हिसाब से इन्हीं को मार्क कराना चाहता है। फिर से बोलूं, मैंने ये कहा कि क्विट की दोनों अलाउड हैं, क्विट 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 भी लगा सकते हैं और क्विट क्विटेड क्विटेड भी लगा सकते हैं। ऐसी वेड की भी दोनों अलाउड है। तो अगर कभी पेपर में मान लो सेंटेंस कुछ ऐसा आ जाए, मान लो सेंटेंस कोई ऐसा आ जाए, ही हैज़ क्विटेड द गेम, ही हैज़ क्विटेड द गेम, और आगे सेंटेंस और भी और वहाँ पे कुछ और गलती है, अगर कोई और गलती है सेंटेंस में तो उस गलती को मार्क करना, क्विटेड को छोड़ देना। लेकिन अगर पूरे सेंटेंस में कोई गलती नहीं दिख रही क्विटेड के अलावा तो मार्क कर देना। क्लियर हो गई इतनी बात? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जी, ठीक है। ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनकी V1 V2 V3 सेम होती है। आ जाओ करके दिखा दो इन सेंटेंसेस को। हाँ जी। आफ्टर गेटिंग स्कोल्डेड बाय हिज फादर ही शटेड द डोर एंड स्टार्टेड स्टडिंग। अपने पिताजी से डांट खाने के बाद उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। अब आपको पता है कि शट 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 ही चलेगी, है ना। पढ़ने सुनने बोलने में आपको चाहे कितनी भी अजीब लगे, यहाँ पे शट आएगा। अब फिर वही बात, अब शट की जो फॉर्म होती है, अब एक चीज़ मैं छोटी सी आपको और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सर आपने पढ़ाया कि इनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। अब जैसे अपन उसकी बात कर लेते हैं, अपना जो सेंटेंस है उसी के ऊपर यही लिख लेता हूँ, ठीक है। लेट से कि ये वर्ब है शट शट शट, तीनों फॉर्म सेम है। तो हमें कैसे पता कि वर्ब की पहली फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है, तीसरी फॉर्म है, क्योंकि तीनों दिखने में तो सेम हो गई। अगर मान लो कुछ ऐसी होती सिंग सैंग संग, तो तीनों अलग अलग हैं, पता चल जाता पहली है दूसरी है तीसरी है। अब इसमें कौन सी अब ये जो शर्ट लिखी है मैंने कहा कि यहाँ पे शर्टेड काट के शर्ट लिख दी मैंने, तो ये शर्ट कौन सी है, ये है कि ये है? सोचो जरा, समझने की कोशिश करना। तीसरी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आती, ठीक है। उससे पहले हैव की फॉर्म अक्सर आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिलती है, या पैसिव हो तो बी की फॉर्म मिलती है, ठीक। तीसरी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, तीसरी फॉर्म की तो ये पहचान होगी, ठीक है। अब पहली दूसरी फॉर्म के अंदर क्या होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट एक वचन है सिंगुलर है, जैसे ही लिख दे मान लो, ठीक है, जैसे यहाँ पे ही लिखा हुआ है, तो अगर पहली फॉर्म होती है ना तो उसमें SES लगाना पड़ता है, जैसे ही गोज ना कि ही गो, है ना। ही प्लेज ना कि ही प्ले, ही स्टडीज ना कि ही स्टडी। अगर पहली फॉर्म होती तो यहाँ पे ही शट्स लिखना पड़ता। आ रही है बात समझ में? नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्लियर हुआ?
अब सर आपको ये कैसे पता चला कि तीसरी नहीं लगानी, दूसरी लगानी है, पहली भी नहीं लगानी? ये आपको कैसे पता चला? सेंटेंस के मीनिंग से साफ साफ लिखा हुआ है कि पिताजी से डांट खाने के बाद, यहाँ पे देखो क्या लिखा, एंड स्टार्टेड स्टडिंग। ये स्टडिंग जीरेंड है, कोई वर्ब नहीं है, ध्यान रखना। वर्ब ये है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। ऑब्वियस बात है, एंड से जुड़ा हुआ है तो ये भी तो पास्ट में जाएगा। अब यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब तक आपको सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं निकालना आता तो वर्ब और टेंस चैप्टर के सवाल आपसे नहीं हो पाएंगे। बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं ये कि सर बाकी चैप्टर के रूल जब पढ़ता हूँ और उसके सवाल लगाता हूँ तब तो हो जाते हैं, लेकिन वर्ब चैप्टर के सर मैंने सारे रूल पढ़ लिए लेकिन फिर भी मेरे से वर्ब चैप्टर के और टेंस के नहीं होते, क्योंकि भैया मीनिंग बेस्ड है। तुझे सेंटेंस का मीनिंग निकालना आता नहीं तो तू वर्ब की पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म या फॉर दैट फैक्ट वर्ब भी कौन सी आएगी वो कैसे जान पाएगा जब तक से मीनिंग ही नहीं आता तुझे। तो इस चीज़ पे काम करना भाई, ठीक है। जिनके वर्ब और टेंस के एरर गलत हो रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट उनके पकड़ में नहीं आते, तो मीनिंग पे काम करना, आपको रीडिंग पे काम करना है, ठीक है। टेलर स्विफ्ट का जो नया कॉन्सर्ट है वो ब्रॉडकास्ट किया जाएगा लाइव रेडियो और टेलीविज़न पर। अब आपको सुनने बोलने में बहुत अजीब लगेगा ये, जैसे ही मैं कहूँगा कि ब्रॉडकास्टेड को काटकर ब्रॉडकास्ट कर दो, विल बी ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ आपको इतना अजीब लगेगा जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन यही ठीक है। ब्रॉडकास्टेड सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ब्रॉडकास्ट 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 ही है वर्ब, इसकी तीसरी फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट ही है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो भैया ये कुछ ऐसी वर्ब थी जिनकी V1 V2 V3 सेम होती है। नेक्स्ट पर आ जाइए। अब क्या है, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, इसको मैं कॉन्सेप्ट का चाहूँ तो अगर नाम दे सकता हूँ कि वर्ब वर्सेस एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब वर्सेस एडजेक्टिव, ठीक। कई बार क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको एडजेक्टिव वाली क्लास में भी पढ़ाया था कि V1 प्लस ING और V3 को भी हम एडजेक्टिव के तौर पे काम में लेते हैं। कुछ याद आया? मैंने आपको सेंटेंस कराया था, कन्फ्यूज्ड क्वेश्चन काट के कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन करना था। कुछ याद आ रहा है? इलेक्टेड मेंबर्स, चुने गए मेंबर्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम एडजेक्टिव की तरह से काम में ले लेते हैं। रिटन इंस्ट्रक्शंस, लिखी गई इंस्ट्रक्शंस। स्टोलन मनी, चोरी किया गया पैसा। कुछ याद आ रहा है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म भी एडजेक्टिव के रूप में काम करती है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि ज़्यादातर वर्ब तो ऐसी हैं कि उनको तीसरी फॉर्म को आप एज अ वर्ब यूज़ करो चाहे एडजेक्टिव यूज़ करो, स्पेलिंग सेम रहती है। लेकिन ये कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनकी तीसरी फॉर्म की स्पेलिंग अलग है और जब इन्हें एडजेक्टिव बनाओगे तो उसकी स्पेलिंग अलग है, ठीक है। मोल्टन लिखना था, मोल्टन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम, जैसे राइट रोड रिटन है, ठीक है, ही हैज़ रिटन अ लेटर, ही हैज़ रिटन अ लेटर, या मैंने इसको रिटन को वर्ब बनाया तो भी रिटन ही लिखा। प्लीज रीड ऑल दीज रिटन इंस्ट्रक्शंस, प्लीज पढ़ लो इन सब लिखित इंस्ट्रक्शंस को, लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को। यहाँ मैंने रिटन को एडजेक्टिव बनाया तो भी रिटन ही लिखा। मेरी बात कुछ आ रही है समझ में कि रिटन को चाहे मैं वर्ब बनाऊं चाहे एडजेक्टिव बनाऊं, स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, सब कुछ सेम रहा, है ना। ऐसे ही दे हैव स्टोलन माई मनी, स्टोलन को मैंने यहाँ वर्ब बना लिया, ठीक है। और ऐसे ही मैं लिखूं पुलिस फाउंड द स्टोलन मनी, पुलिस को मिल गई भैया वो चोरी हुआ वो पैसा था, इस बार मैंने स्टोलन को एडजेक्टिव बना लिया। स्टोलन को चाहे मैंने वर्ब बनाया चाहे एडजेक्टिव बनाया, स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम। लेकिन ये कुछ ऐसी चुनिंदा वर्ब हैं जिनके अंदर क्या होता है, इनकी वर्ब की तीसरी फॉर्म को यूज करना है तो उसके लिए स्पेलिंग अलग है, और एडजेक्टिव के रूप में यूज करना तो उसके लिए स्पेलिंग अलग ही बनाई गई है। सिंक, सैंक, संक ये वर्ब है, संकन डूबा हुआ ये एडजेक्टिव है। श्रिंक, श्रैंक, श्रंक सिकुड़ना ये वर्ब है, श्रंकन एडजेक्टिव है। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक किसी को मारना ये वर्ब है लेकिन स्ट्रिकन ये एडजेक्टिव है। गेट, गॉट, गॉट प्राप्त करना ये वर्ब है लेकिन गॉटन एडजेक्टिव है, प्राप्त हुआ हुआ। मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड पिघलाना ये वर्ब है, मोल्टन पिघला हुआ ये एडजेक्टिव है। शेव, शेव्ड, शेव्ड शेव करना वर्ब है, शेवन शेव हुआ हुआ, जैसे मैं कुछ शेवन फेस था उसका, ये एडजेक्टिव है। प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड प्रूव करना ये वर्ब है लेकिन प्रूवन प्रूव हुआ हुआ ये एडजेक्टिव है। शियर, शियर्ड, शियर्ड भेड़ की ऊन उतारना ये वर्ब है। शॉर्न शीप ऊन उतरी हुई भेड़ ये एडजेक्टिव है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक पीना वर्ब है, ड्रंकन पिया हुआ ये एडजेक्टिव है। हालांकि इसमें ड्रंक और ड्रंकन दोनों अलाउड होते हैं, ठीक है। लोड, लोडेड, लोडेड लोड करना ये वर्ब है, लोडेड और लेडन ये दोनों एडजेक्टिव होते हैं।
क्लियर हो इतनी बात? तो मैं कहना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना, अगर आपको इन वर्ब में से कभी एडजेक्टिव बनाना पड़े तो ये वाली स्पेलिंग यूज होगी, और वर्ब बनाना पड़े तो ये वाली यूज होंगी, अकॉर्डिंग टू मीनिंग की कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी। तो ये कॉन्सेप्ट था जी कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी जो थर्ड फॉर्म होती है उनको जब यूज करते हो एडजेक्टिव के रूप में तो वो गलत हो जाता है, उसके लिए एडजेक्टिव की अलग ही स्पेलिंग बनाई गई है। ये चुनिंदा ऐसी वर्ब है। आ जाओ करके दिखाओ। हाँ जी। He has already molten some gold to make a necklace for you, so you wait for some time. You should लिखना था यहाँ पे, टाइपिंग एरर रह गया। You should wait for some time, ठीक है। मान लो कोई कस्टमर आया या आई, उसने सुनार को कहा कि भैया ऐसा ऐसा नेकलेस बना के दे दो मुझे, ठीक है। तो पहले तो 5-7 मिनट वो बैठी रही, अब वो उठ के जाने लगी, नहीं नहीं मूड चेंज हो गया जी, ऐसे थोड़ी होता है, मैंने आपके लिए वो सोना पिघला दिया है ना, वो ऑलरेडी कुछ सोना पिघला चुका है तुम्हारे लिए एक नेकलेस बनाने के लिए, तो तुम्हें कुछ देर वेट करना चाहिए, ठीक। ये सेंटेंस का मीनिंग है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हैज़ लगा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट भी है, तुम्हें पता चल गया उसने वो ऑलरेडी पिघला चुका है कुछ गोल्ड। ग्रामर से, वर्ब के मीनिंग से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे मुझे वर्ब चाहिए, एडजेक्टिव तो चाहिए नहीं। पिघला हुआ गोल्ड तो कहना नहीं, उसने पिघला लिया है कुछ सोना, ये कहना है, हाँ क्या ना। अगर ये एडजेक्टिव चाहिए होता ना तो सम मोल्टन गोल्ड, कुछ पिघला हुआ गोल्ड ऐसे लिखा होता। और दूसरी बात आपको पता चल रहा है कि यहाँ कोई पोजेशन तो बना नहीं, वो पहले ही पिघला चुका है कुछ सोना, ये मीनिंग देना है। वर्ब चाहिए तो यहाँ पर मोल्टन नहीं, हमें मेल्टेड शब्द का यूज करना पड़ेगा। ऐसी इसमें पीपल एक्यूज हिम ऑफ स्टीलिंग दैट नेकलेस बट द चार्जेस अगेंस्ट हिम कुड नॉट बी प्रूवन इन द कोर्ट, ठीक है। लोग उस पर आरोप लगाते हैं उस नेकलेस को चोरी करने का, लोग उस पर आरोप लगाते हैं उस नेकलेस को चोरी करने का, लेकिन उसके खिलाफ जो आरोप थे वो साबित नहीं हो पाए। उसके खिलाफ जो आरोप थे कुड नॉट बी, अब आपको दिख रहा है ये पैसिव है, हाँ कि ना, ये पैसिव में लिखा हुआ है। पैसिव में क्या चाहिए होती है, वर्ब चाहिए होता है, बी की फॉर्म प्लस V3 वर्ब चाहिए होता है, एडजेक्टिव थोड़ी चाहिए होता है। तो यहाँ पे कुड नॉट बी प्रूवन लिखने की बजाय कुड नॉट बी प्रूव्ड आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? और एक चीज कई बार क्या होता है ना, जैसे ये प्रूवन अमेरिकन इंग्लिश में एज अ वर्ब भी यूज हो जाता है, उससे भी कई बार आपको कंफ्यूजन होती है ना। लेकिन अपन ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग प्रूवन एक एडजेक्टिव है और प्रूव्ड अपनी वर्ब है। यहाँ मुझे पैसे बनाने के लिए वर्ब की ज़रूरत थी, इसलिए ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। कई बार मान लो न्यूज़पेपर में लिखा दिख जाए, कोई मूवी में लिखा दिख जाए तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर ने तो ये पढ़ाया था अब ये हो रहा है ना। न्यूज़पेपर में रोज की ग्रामर की 200 गलतियाँ आती हैं, ठीक है। और हॉलीवुड फिल्मों की तो तुम छोड़ ही दो। और एक और नई भयंकर चीज़ लॉन्च हुई है, चैट जीपीटी। आप एक काम करना, प्रीवियस ईयर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोई 5 सवाल उसको दे देना, 5 में से 2 के आंसर गलत बताएगा वो, गारंटी से बता रहा हूँ। कोई भी 5 सवाल दे दो, 5 में से 2 के आंसर गलत बताएगा। तो जो भी चैट जीपीटी से ग्रामर के विद्वान बनने की सोच रहे हैं, नाश होगा बच्चों, तुम्हारा ध्यान रखना। नहीं, मेरी बात पे यकीन मत करो, ठीक है। मैं भी जब चैट जीपीटी नया नया लॉन्च हुआ, मुझे कहा मजा आ गया। कंटेंट राइटर को इतना दिमाग लगाना पड़ता है, क्वेश्चन कैसे बनाऊं, कहाँ से लूं, ये वो। सीधा लिखो मेक अ क्लोज टेस्ट ऑफ मॉडरेट डिफिकल्टी 5 क्वेश्चंस, सीधा क्लोज टेस्ट बन के आ जाएगा। लेकिन वो जब वो मसाला तैयार होके आया, आंसर गलत थे उसमें, पैराजंबल के आंसर गलत बता देता वो। तो चैट जीपीटी से ग्रामर के विद्वान बनने के सपने छोड़ दें। ग्रामर सीखने के लिए बहुत घटिया सोर्स है वो। नहीं यकीन आता तो खुद टेस्ट करके देख लें। भाई अब समय है थोड़े से प्रचार का। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और इंग्लिश के लिए कोई बैच लेना चाहते हैं जो वन स्टॉप सॉल्यूशन हो, यानी जिस बैच को लेने के बाद फिर ये नहीं कि अच्छा क्लास के अलावा कोई बुक से भी थ्योरी पढ़नी पड़ रही है, क्लास के अलावा कोई प्रैक्टिस की भी बुक और लगानी पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं। अपने आप में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, तो वो है जी मेरा फाउंडेशन बैच, ठीक। मेरी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। यानी ग्रामर की क्लासेस भी आपकी मोर देन सफिशिएंट, जिसके बाद आपको कोई बुक से थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
हैंड रिटन क्लास नोट्स की आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, अगर आप पीडीएफ से पढ़ना पसंद करते हैं। अगर आप प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए भी कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जितने चैप्टर पढ़ाए जाएंगे सबके एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस भी आपको इसी मिल जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ फोटोज़ और नेमोनिक्स से वो कैप 2023 की, 22 की, 21 की, सारे एसएससी एग्जाम्स की, सीडीएस की, एनडीए की 50 इसके अंदर वीडियोस हैं, फोटोज़ और नेमोनिक्स से पढ़ा रखा है, ठीक है। वो कैप तो आपको और भी लोग पढ़ा रहे होंगे, लेकिन एक एक वर्ड की उससे रिलेटेड फोटो हो, नेमोनिक्स हो, क्लास में टीचर ने बोल के सारा कुछ पढ़ाया हो, वो वाली वीडियोस की क्लास देखते ही वो कैप याद हो जाए। क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और ये पैसेज की थ्योरी, उनके प्री लेवल के सेट, उनके मेंस लेवल के सेट सब आपको यही मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर भी डलवा रखे हैं, सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, स्टेनो के, सीडीएस के, एनडीए के, आप यहाँ से पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बीच बीच में मैं लाइव इंटरेक्शन लेके थोड़ा सा पुश भी करता रहता हूँ, कह रहे भाई कहाँ हो, क्यों नहीं कर रहे सिलेबस, क्यों नहीं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे, है ना, ये सारी चीज़ें क्लियर हो। इसके अलावा ऐप के अंदर ही डाउट्स का भी फीचर है, आप यहाँ पे डाउट पोस्ट करके आपके जो बैच के बाकी स्टूडेंट्स हैं वो रिप्लाई करते हैं। और सबसे बड़ा फीचर, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर डाउट्स के लिए। अगर आप किसी का 10,000 50,000 का भी कोर्स लेंगे, कोई टीचर आपको अपना पर्सनल नंबर नहीं देगा, लेकिन ये जो कोर्स बच्चे परचेज करते हैं उसके 7 दिन बाद एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन पे मेरा पर्सनल नंबर आता है और बच्चों का नंबर मेरे फ़ोन में सेव हो जाता है, ठीक है। और वो बच्चे मेरे से पर्सनल 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने डाउट मुझे पर्सनली भेज सकते हैं। ये फीचर आपको किसी के 50,000 के कोर्स में भी नहीं मिलेगा। आप अपने बैच के स्टूडेंट्स के साथ भी डाउट डिस्कस कर सकते हो और मुझे भी पर्सनली भेज सकते हो। तो जो भी वन स्टॉप सॉल्यूशन चाह रहे हैं इंग्लिश का, भाई मेरी एप्लीकेशन पे बैच अवेलेबल है, वो ये ले सकते हैं, ठीक है। जिसको सिर्फ प्रैक्टिस बैच चाहिए, वो एक प्रैक्टिस बैच भी लॉन्च हुआ है, वो भी आप ऐप पे मिल जाएगा, देख सकते हो। आ जाइए, नेक्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है जी स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स, स्टेट को दिखाने वाली वर्ब, अवस्था को दिखाने वाली वर्ब, ऐसी वर्ब जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती, या कह लो कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं होती, कह लो प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होती। जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है ना, जैसे मान लो मैं कहूँ रनिंग, स्विमिंग, डांसिंग, ऐसी वर्ब, ऐसी इनके तो जैसे आईएनजी फॉर्म है, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब जिनकी आईएनजी फॉर्म ना होती हो, है ना, उनको आईएनजी फॉर्म में लिखते ही ना हो, ऐसी वर्ब को अपन बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। अब ऐसा क्यों भाई, इन वर्ब में ऐसा क्या खास है जो इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती? एक्चुअली है क्या ना, ये सारी ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं जिनमें जिनमें कोई या तो एक्शन होता ही नहीं, या होता है तो वो कॉन्टिन्यूटी में रहने वाला एक्शन नहीं है, वो मेंटल स्टेट का एक्शन है। समझना मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, जैसे अब मान लो जैसे ये वर्ब है, ठीक है, हैव का एक मतलब होता है खाना, वहाँ तो एक्शन हो रहा आई एम हैविंग डिनर, तब तो आईएनजी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, तो क्या इसमें कोई एक्शन हुआ कि आपने बस बताया कि मेरे पास एक गाड़ी है? एक्शन तो इसमें कुछ हुआ नहीं। तो क्या इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हो आई एम हैविंग अ कार? गलत हो जाएगा ना। तो या तो इसमें से मैक्सिमम वर्ब ऐसी हैं जिनके अंदर कुछ एक्शन हो ही नहीं रहा। आई हैव अ कार, ही ओन्स अ बिग हाउस, ही पजेसेस अ लग्जरी कार, ऐसी वर्ब जिसमें कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, बस बताया जा रहा है कि इसके पास ये चीज़ है। ऐसी इसमें एक तो होता लुक, देखना, शी इज़ लुकिंग एट मी, ये तो एक्शन हुआ। लेकिन अगर मैं कह दूँ शी लुक सैड, वो उदास दिख रही है, इसमें तो कोई एक्शन दिख हुआ नहीं, बस उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। शी लुक सैड, शी सीम सैड, शी अपीयर सैड, किसी के बारे में कुछ बस बताया जा रहा है, हाँ कि ना। तो ये वर्ब ऐसी हैं, ये वर्ब ऐसी हैं जिनके अंदर या तो एक्शन होगा ही नहीं, और अगर एक्शन होगा भी तो वो ऐसा एक्शन होगा जिसमें टाइम कंज्यूम नहीं होता, मेंटल स्टेट वाला एक्शन होता। जैसे आप देखो कि अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल ये वर्ब है फॉरगिव है, जैसे माफ़ करना, ठीक है, तो माफ़ करने में टाइम लगेगा, सोचो। अब वो मत सोचना कि अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया, 5 साल बाद जाके मैंने उसको माफ़ किया, 5 साल लग गए मुझे, नहीं। माफ़ तो आपने वो जो माइंड से किया ना, वो उसी क्षण में किया है ना। तो आई एम फॉरगिविंग यू नहीं, आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। आ रही मेरी बात समझ? ऐसे ही लव, लव जो वर्ब है ना, ये स्टेटिव वर्ब है, कहने का इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होगी। ऐसे नहीं लिखोगे आई एम लविंग यू, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, नहीं, ठीक, आई लव यू। कहने का मतलब ये, अब ये मैकडोनल्ड्स की एक टैगलाइन है आई एम लविंग इट, ठीक, उससे कंफ्यूज मत हो जाना। अदरवाइज ये सारी की सारी वर्ब ऐसी हैं जिनके अंदर या तो एक्शन होता ही नहीं, किसी के बारे में बस कुछ बताया जा रहा होता है। जैसे रिजेंबल का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना,
तो ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर नहीं लिखेंगे, ही रिजेंबल्स हिज फादर लिखेंगे, वो अपने पिता के जैसा दिखता है। इसमें कोई एक्शन थोड़ी हुआ, ये तो आपने एक टाइप का फैक्ट बताया। आ रही बात समझ में? तो ये ऐसी वर्ब हैं, या तो इनमें एक्शन होता ही नहीं, और अगर एक्शन होता है तो वो ऐसा एक्शन है जो मेंटल स्टेट से किया जाने वाला एक्शन है, दिमाग से किया जाने वाला एक्शन है, उसमें कोई टाइम कंज्यूम नहीं होता। और कॉन्टिन्यूस टेंस हम कब लगाते हैं? थोड़ा मोटा टेंस तो सबने जिंदगी पढ़ा होगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो ये प्लेइंग, इज प्लेइंग क्यों लगा रहे हो? क्योंकि वो काम चल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो सो रहा है, वो खा रहा है। जब किसी एक्शन में समय लगता है तब हम उसको आईएनजी फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। अब या तो इसमें एक्शन हो ही नहीं रहा, और हो भी रहा है तो मेंटल स्टेट का एक्शन है, उसमें टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा, तो फिर इनको आईएनजी फॉर्म में कैसे लिखोगे? इसलिए इनको स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। जैसे यहाँ पे थिंक का मतलब सोचना नहीं है, सोचने में तो जैसे अब मान लो मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, तब तो समय लगेगा। लेकिन थिंक का एक मतलब मानना भी होता है, ठीक है। थिंक का एक मतलब मानना भी होता है, जैसे शी थिंक्स दैट शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास, वो ऐसा मानती है कि वो क्लास की सबसे सुंदर लड़की है। अब ऐसा मानने में तो टाइम कंज्यूम नहीं होगा, कोई भी कुछ भी मान ले, हाँ कि ना। तो यहाँ पे थिंक का मतलब है मानना, थिंक बिलीव कंसीडर इनका मतलब है मानना। जब मानना वाले मीनिंग में ये यूज होते हैं तो कोई टाइम कंज्यूम होता नहीं, तब इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती। हैव ऑन पजेस, किसी चीज पर अधिकार होना, इसमें तो एक्शन ही नहीं हो रहा, तो आईएनजी फॉर्म कहाँ से आएगी? लुक सीम अपीयर, किसी कोई मतलब किसी अवस्था में प्रतीत होना, वो उदास दिख रही है, वो खुश दिख रहा है, ऐसे करके, तो इसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा, किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। कंसिस्ट कंटेन कंप्राइज, किसी चीज में कोई चीज है, इस डिब्बे में मिठाई है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस बताया जा रहा है। दिस बॉक्स कंटेन्स स्वीट्स, इस डिब्बे में मिठाई है। तो यहाँ पे अब कोई इज कंटेनिंग थोड़ी लिख दोगे, कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है, बस बताया जा रहा है कि इस डिब्बे में मिठाई है, किसी चीज में कोई चीज है उसके लिए यूज होती है। फील स्मेल टेस्ट, अब इनमें एक्शन हो भी सकता और नहीं। जैसे अगर मैं कह दूं द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, डॉक्टर जो है वो पेशेंट की पल्स फील कर रहा है, इसमें तो टाइम लगेगा, तो फीलिंग आ गया। लेकिन अगर मैं कहूँ आज गर्मी है, इट फील्स हॉट टुडे, तो इट इज फीलिंग हॉट थोड़ी लिख दोगे, आज गर्मी है, फैक्ट बताया जा रहा है, हाँ कि ना। उस केस के अंदर आप आईएनजी मत लगाना। ऐसे दिस स्मेल्स बैड, बुरी स्मेल है इसकी, किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, नहीं लगाओगे आईएनजी। दिस टेस्ट बैड, इसका स्वाद बुरा है, किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, नहीं लगाओगे आईएनजी। लेकिन आई एम टेस्टिंग द केक प्रिपेयर्ड बाय यू, मैं टेस्ट कर रहा हूं उस केक को जो तुमने प्रिपेयर किया, अब आईएनजी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि मीनिंग पे डिपेंडेंट बात है। अगर आपको लगे कि इस सेंटेंस में ये जब वर्ब यूज हुई है तो उसमें एक्शन समय लेगा, तो आईएनजी ठीक हो जाएगी। अगर आपको लगे कि नहीं यार इसमें तो मीनिंग ऐसा है कि इसमें तो कोई टाइम कंज्यूम होगा ही नहीं, तो आईएनजी गलत हो जाएगी, ठीक है। दिक्कत इसीलिए मैंने आपको देखो दोनों बातें बताई कि कब आईएनजी आएगा कब आईएनजी नहीं आएगा, डिपेंडेंट है कि इसको किस मीनिंग में यूज कर रहे हो। है वह मान लो खाने वाले मीनिंग में यूज करोगे तो आईएनजी आ जाएगा, आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग डिनर हो जाएगा, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है। लेकिन आई एम हैविंग अ कार गलत हो गया, आई हैव अ कार लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इन वर्ब के मीनिंग पर डिपेंडेंट बात है। उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लगे कि सेंटेंस को पढ़ के आपने मीनिंग निकाला कि अच्छा इस सेक्शन में टाइम लग रहा है, तो आईएनजी ठीक, अगर आपको लगे नहीं लग रहा तो आईएनजी गलत। चलो जी करके दिखाओ। हाँ जी, आई एम वेगली रिमेंबरिंग दैट आई मेट हिम ड्यूरिंग अ कॉन्सर्ट। ठीक, मुझे वेगली याद है कि मैं इससे किसी कॉन्सर्ट में मिला था। क्या यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? मुझे याद है कि मैं इससे किसी कॉन्सर्ट में मिला था, मुझे हल्का हल्का सा याद है किसी कॉन्सर्ट में मिला था, ये मीनिंग देना है कि मैं याद कर रहा हूँ, क्या मीनिंग देना है? मुझे हल्का हल्का याद है, वेगली से भी क्लियर हो रहा है, पूरे सेंटेंस से भी क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी, सिंपल आपको इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाना पड़ेगा। आई वेगली रिमेंबर, मुझे हल्का हल्का याद है, मुझे हल्का हल्का याद है कि भैया मैं इससे कॉन्सर्ट में मिला था। अच्छा जी, हैव यू नोटिस दैट ही इज स्ट्रांगली रिजेंबलिंग हिज ब्रदर इन अपीयरेंस, क्या तुमने नोटिस किया
कि भैया वो अपने भाई को रिजेंबल करता है, यानी दिखने में अपने भाई के जैसा है बिल्कुल। अब कोई किसी के जैसा दिखता है, इसमें कोई एक्शन थोड़ी हुआ, एक्शन ही नहीं हुआ तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ले जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो यहाँ पे ही स्ट्रांगली रिजेंबल्स लिखना पड़ेगा आपको। बोलो जी, क्लियर होगी इतनी बात? नेक्स्ट पर आ जाइए। अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है कि ये कुछ वर्ब हैं जी, इनके बाद एज का यूज नहीं करते। अब एक तो हो गया रट्टा कि ये वर्ब है, रट लो, इनके बाद एज का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, मेरी बात समझना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही एज का कॉन्सेप्ट बनेगा। अगर मैं कहूँ आई मेड डिनर फॉर हर, मैंने उसके लिए डिनर बनाया, यहाँ तो एज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये एज का कॉन्सेप्ट पता क्या है, क्यों आ रहा है और इन्हीं वर्ब के साथ क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वर्ब ना कुछ ऐसे मीनिंग देने के लिए यूज करी जाती हैं, जैसे जैसे मेक वर्ब है, उन्होंने उसे प्रेसिडेंट बना दिया, उन्होंने उसे कैप्टन बना दिया। कुछ मेरी बात आ रही है समझ में? दे मेड सौरभ द कैप्टन ऑफ द टीम, दे मेड सौरभ कैप्टन ऑफ द टीम। मेरी कुछ बात आई समझ में कि उन्होंने सौरभ को कैप्टन बना दिया, ऐसे चूज। उन्होंने उसे प्रेसिडेंट चुन लिया, उन्होंने उसे अपना लीडर चुन लिया। ये कुछ वर्ब में आप देख रहे हो कि एक एक्शन हो रहा है, फिर किसी को कुछ बनाया जा रहा है, हाँ कि ना, किसी को कुछ बनाया जा रहा है। ये वाली बात आपको आ रही है समझ में कि ये वर्ब ऐसी हैं, इनके मीनिंग ऐसे होते हैं कि किसी पर्सन को कुछ बनाया जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, कुछ इलेक्ट किया जा रहा है। तो ये वर्ब में अक्सर स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट हो जाता है, पहले वर्ब आई, फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आया, और फिर उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताने वाला वर्ड आया, जिसको इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आप इतनी डिटेल ग्रामर में ना भी जाओ तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि एक ऑब्जेक्ट के बारे में ही कुछ और बताया जा रहा है, उसको कुछ बना दिया आपने। अब जब मैंने कहा कि उन्होंने सौरभ को कैप्टन बना दिया, उन्होंने मिस्टर गुप्ता को प्रेसिडेंट चुन लिया, उन्होंने उसको अपना लीडर अपॉइंट कर लिया, तो ये दोनों व्यक्ति तो सेम है ना, हाँ कि ना। सौरभ और कैप्टन अब एक ही हो गए, गुप्ता और प्रेसिडेंट अब एक ही हो गए, एक ही हैं। और एज का यूज तो अपन कंपैरिजन के लिए करते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में कि वो उतना ही स्मार्ट है जितना उसका भाई है। एज शब्द का यूज तो कंपैरिजन के लिए किया जाता है। मैं उसको कंसीडर करता हूँ एक भाई के तौर पे, हाँ कि ना। अगर मान लो कि मैं उसको ट्रीट करता हूँ एक भाई की तरह, आई ट्रीट हिम एज माई फ्रेंड, मैं उसको एक भाई के जैसा ट्रीट करता हूँ, ये तो के जैसा वाले मीनिंग के लिए यूज होने वाला वर्ड है। अगर आप दोनों सेम ही लोग लिख रहे हो तो कंपैरिजन कैसे हो सकता है, इसलिए एज नहीं आता। एक बार फिर से मैं इस रूल को समअप कर देता हूँ। रटाया ऐसे जाता है कि ये वर्ब इनके बाद एज नहीं आता। अब क्यों नहीं आता? ये वर्ब ऐसी हैं जिनमें आप किसी को कुछ कर रहे हो, उन्होंने उसको कैप्टन बना दिया, उन्होंने उसको लीडर चुन लिया, उन्होंने उसको ये इलेक्ट कर लिया, उन्होंने उसको ये अपॉइंट बना दिया, उसने उसे ये कह के बुलाया, वो उसे ये मानता है। तो ये जो दोनों चीज़ें होती हैं, किसी को कुछ मानना, किसी कुछ बनाना, ये दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। एक ही व्यक्ति है तो कंपैरिजन कैसे हो सकता है, और कंपैरिजन नहीं हो सकता तो एज कैसे आ सकता है? ये कॉन्सेप्ट है जी, ठीक है। आ जाओ सेंटेंस से और अच्छा समझ आएगा। हाँ जी, कर लिया। ऑल्दो आई मेट हिम ओनली 5 months ago, हालांकि मैं उससे 5 महीने पहले ही मिला था, हालांकि मैं उससे 5 महीने पहले ही मिला था। मैं मानता हूँ उसे मेरे क्लोजेस्ट दोस्त में से एक, ठीक है। अब यहाँ पे एज का मतलब तो के जैसा होता है, एज का मतलब तो के जैसा होता है। मैं इसको ये मानता हूँ कि इसके जैसा मानता हूँ, इसी को तो क्लोजेस्ट दोस्तों में से एक मानते हो। ये जो क्लोजेस्ट दोस्तों में से एक और हिम तो एक ही है, एक ही है, तो फिर ये कंपैरिजन के लिए आने वाला जो वर्ड है एज क्यों लगा रहे हो? ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द लास्ट फ्यू मैचेस, पिछले कुछ मैचेस से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए टीम ने डिसाइड किया है कि इसको कैप्टन बना देंगे। अब ये हिम और कैप्टन ऑफ द टीम तो एक ही है ना, उसको कैप्टन के जैसा बना देंगे कि कैप्टन बना देंगे? ऑब्वियसली इसी व्यक्ति को तो कैप्टन बनाया है, के जैसा कैसे आ जाएगा इसमें? तो जो कंपैरिजन को दिखाने वाला वर्ड एज है ये ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे आ जाइए। वर्ब में इसके बाद मॉडल्स के रूल आएंगे, ठीक है। ये तीनों वर्ब का ही पार्ट होते हैं, मेन वर्ब हो गया, मॉडल हो गया, और लास्ट में वो जो होते हैं ना इन्फिनिटिव जेरेंट पार्टिसिपल, वो अपन किसी और वीडियो में करेंगे। आज के जो ये
कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, मेन वर्ब वाला पोर्शन और मॉडल्स के। वर्ब का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है अपना, अभी खत्म नहीं हुई है क्लास, इसके बाद मॉडल्स के आएंगे। वर्ब का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है जी एक्टिव वर्सेस पैसिव। यानी आपको ज़रूरत है एक्टिव वॉइस की और लगा दी पैसिव वॉइस, आपको ज़रूरत है पैसिव वॉइस की और लगा दी एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस लगेगी पैसिव वॉइस लगेगी, है ना। ये आपने बेसिक्स के अंदर देखा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर हमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो डूअर होता है, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर जो हमें सब्जेक्ट जिसको हम बनाना चाहते हैं अगर वो करता है, अगर उसने काम को किया है, तो हम वॉइस लगाते हैं जी एक्टिव। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट बना दें जिस पर काम किया गया है यानी रिसीवर को, तो हमें वॉइस लगानी पड़ती है पैसिव। कुछ मेरी बात आई समझ में? अब यहाँ पे इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो माई कार टोल डैश वॉज स्टोलन बाय समबडी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख के बताओ कि क्या आना चाहिए, माई कार स्टोल बाय समबडी कि माई कार वॉज स्टोलन बाय समबडी। पढ़ते ही पता चल गया होगा, है ना। और ग्रामर में इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो भाई ऐसा है कि बाय प्रीपोजिशन है और समबडी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट आप कार को बनाना चाहते हो, कार तो किसी को चोरी करेगी नहीं, कार को चोरी किया गया होगा, हाँ के ना। तो जिसको आप सब्जेक्ट बनाना चाहते हो उसने काम को नहीं किया, उस पर काम किया गया है। जिसको आप सब्जेक्ट बनाना चाहते हो वो क्या है, वो रिसीवर है। काफ़ी तो भैया जो पहली बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे वो कार को सब्जेक्ट ही नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी दुनिया इतनी सी है। उन्होंने यही पढ़ रखा है सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, वो समबड़ी कोई सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाता है। ठीक, यहाँ पे कार ही सब्जेक्ट है। ठीक है, कई तो कॉन्फिडेंट भी इतने होते हैं, मैंने देखा कमेंट के अंदर गलत सलत आंसर बताएंगे फिर भी ये होगा यहाँ। मालिक 10 साल हो गए। ठीक है, चलो। तो गाड़ी किसी को चोरी नहीं करेगी, गाड़ी को चोरी किया जाएगा, तो यहाँ पे वॉइस पैसिव आएगी। पैसिव की पहचान क्या होती है, बी की फॉर्म प्लस में V3। पैसिव की पहचान होती है बी की फॉर्म प्लस में V3। क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही अगर मैं इस सेंटेंस को पलट के ऐसे लिख देता, ऐसे ही अगर इस सेंटेंस को मैं पलट के ऐसे लिख देता, somebody stole या was stolen my car। ठीक है, मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं। अब सोचो somebody ने कुछ चोरी किया कि somebody को चोरी करा दोगे। ऑब्वियस बात है, चोरी करने का ये somebody डूअर है, यानी इस बार आप सब्जेक्ट बनाना चाहते हो डूअर को। अगर आप सब्जेक्ट इस बार डूअर को बनाना चाहोगे तो वॉइस कैसी लगाओगे, एक्टिव लगाओगे। ये बी की फॉर्म प्लस V3 है तो पैसिव है, तो ये गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलो जी करके दिखाओ जरा इसको। आ जाओ। द वुंडेड वुमेन, वुंडेड कोई वर्ब नहीं है यहाँ पे, पिछली क्लास में बताया था कि जो वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है एडजेक्टिव के जैसा भी काम कर देती है ना। तो घायल औरत, ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव है। जो घायल औरत थी वो इलाज कर रही थी, कि उसका इलाज किया जा रहा था। ये बाय भी लगा हुआ, बाय भी पैसे की एक पहचान होता है। घायल औरत किसी का इलाज कर रही थी कि घायल औरत का इलाज किया जा रहा था डॉक्टर के द्वारा हॉस्पिटल में। घायल औरत किसी का इलाज करेगी कि उसका इलाज करे, डॉक्टर क्या करेगा फिर बैठ के वहां पे आलू छिलेगा क्या। तो ऑब्वियस बात है डॉक्टर इलाज कर रहा था इसका, यानी जिसको आपने इस बार सब्जेक्ट बनाया वो रिसीवर है, उस पर कोई काम किया जा रहा है। तो यानी यहाँ पर वॉइस आपको कैसी चाहिए थी, पैसिव चाहिए थी। वॉइस तो है लेकिन आगे V3 तो है नहीं, कोई पैसिव तो है नहीं, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने एक्टिव पैसिव पढ़ रखा है भैया तो ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव कैसे बनता है, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3 से। अब इसके लिए ऑब्वियसली यार एक्टिव पैसिव की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। वॉज बीइंग ट्रीटेड, उसका इलाज किया जा रहा था डॉक्टर के द्वारा।
घायल औरत का इलाज किया जा रहा था डॉक्टर के द्वारा हॉस्पिटल में। सर अगर मैं यहाँ पर वॉज ट्रीटेड बाय लिख दूं तो क्या गलत होगा? गलत वो भी नहीं है। घायल औरत का इलाज किया गया था ये मतलब हो जाएगा। आ रही बात समझ में? पैसिव तो यहाँ पे कोई भी लगा लो, पैसिव यहाँ पे कोई भी लगा लो, सबके अलग अलग मीनिंग होंगे, है ना। वॉज ट्रीटेड लगा दोगे तो इलाज किया गया था, विल बी ट्रीटेड लगा दोगे इलाज किया जाएगा, है ना। लेकिन यही क्यों लगाया सर आपने? क्योंकि पहले यार उसने कॉन्टिन्यूस टेंस दे रखा था ना। मतलब ग्रामर मुझे ठीक करनी है कि अगले ने यार चलो एक्टिव वॉइस लगा दी गलती से, मैं पैसिव कर देता हूँ, लेकिन टेंस तो वही रख लूँ कम से कम, इसलिए मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस का ही पैसिव प्रेफर किया। ठीक है। वाइल प्लेइंग इन द पार्क सम चिल्ड्रन वर बीइंग टीज्ड द एनिमल्स। पार्क में खेलते हुए कुछ बच्चे चिढ़ाए जा रहे थे एनिमल्स के द्वारा। पहली बात तो यहाँ पे बाय वगैरह दे नहीं रखा। पार्क में खेलते हुए क्या होगा? जानवर बच्चों को चिढ़ाएंगे कि बच्चे जानवर को चिढ़ाएंगे? ज़्यादा चांस आपको किस चीज़ के लगते हैं? मैं मानता हूँ बंदर थोड़े से शैतान होते हैं, लेकिन ये चिढ़ाने विढ़ाने काम, कुत्तों पत्थर मारने काम, कुत्तों की लात मार के भाग गए हैं, मेंढक के पाँव में धागा बांध दिया, ये सब काम बालक ही करते हैं। तो वाइल प्लेइंग इन द पार्क, पार्क में खेलते हुए जो बच्चे थे वो चिढ़ाएंगे कि बच्चों को चिढ़ाया जाएगा? यहाँ पे कोई बाय वगैरह नहीं दिया हुआ है, वर्ब के बाद इसको लिखा हुआ यानी ऑब्जेक्ट है। पैसिव में वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये भी एक पहचान है, मीनिंग एक पहचान है कि यहाँ पे हमें एक्टिव वॉइस चाहिए थी। अब यहाँ पे वर्ब बीइंग टीज्ड ये तो पैसिव लिखा हुआ है, बी की फॉर्म प्लस V3 ये तो पैसिव है। तो यहाँ पे आप इसको एक्टिव करने के लिए वर टीजिंग लिख देंगे तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव हो जाएगा। हाँ कि ना। पार्क में खेलते हुए कुछ बच्चे जानवरों को छेड़ रहे थे, जानवरों को टीज कर रहे थे, जानवरों को चिढ़ा रहे थे। क्लियर होगी इतनी बात? यानी सेंटेंस का आपको मीनिंग देखना है और मीनिंग के अनुसार आपको एक्टिव पैसिव डिसाइड करना है। और मैं शायद इस क्लास के अंदर ये बात तीसरी बार कह रहा हूँ कि जब तक आपको सेंटेंस का मीनिंग ही निकालना नहीं आता तब तक आपसे वर्ब और टेंस के सवाल नहीं होंगे, और जब तक ये दोनों मजबूत नहीं होंगे एक्टिव पैसिव और नरेशन तो भूल जाओ। ठीक है, ये तीनों चीज़ें रिलेटेड हैं, वर्ब, टेंस और वॉइस नरेशन, और इनका आधार है बेसिक मीनिंग निकालना आना। उसके लिए रीडिंग करनी ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं। आ जाइए अब कुछ मॉडल्स के कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, मॉडल्स में सबसे ज़रूरी है भैया यूज टू, थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है। ठीक है, जो यूज टू मॉडल होता है ये 3 स्ट्रक्चर्स के अंदर यूज होता है। यूज टू मॉडल जो है, मॉडल नहीं कहना चाहिए, मॉडल 3 स्ट्रक्चर में यूज नहीं होता, मॉडल तो एक ही है। एक्चुअली जो वर्ड है ना यूज्ड, ये अलग अलग स्ट्रक्चर में यूज हो सकता है जिसकी वजह से इसके बाद अलग अलग चीज़ें आती हैं। ठीक है, एरर कैसे क्रिएट होता है? कभी तो यूज टू के बाद जिरंड लिख रखा है, कभी यूज टू के बाद मतलब यूज के बाद इन्फिनेटिव लिख रखा है, कभी उसके बाद वर्ब की बेशुमारी, बच्चा परेशान होता रहता है कौन सी लगाऊं कब लगाऊं, कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ आ जाता है। अगर आपको ये पहचानना, ये समझना आ जाए कि आपके वाक्य में ये यूज्ड शब्द क्या काम कर रहा है तो आगे क्या आएगा वो भी बिल्कुल ऑब्वियस हो जाता है। देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपके वाक्य में ये जो यूज टू लिखा गया है ये एक मॉडल है ना, कैसे पता चलेगा मॉडल है? मुझे कैसे पता चलेगा मॉडल है? तो अगर देखो 3 ही स्ट्रक्चर मैंने लिखे हैं, 3 स्ट्रक्चर में यूज होता है। इन दोनों स्ट्रक्चर में आपको बी की फॉर्म दिख रही है, बी की फॉर्म का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब। ठीक है, अगर बी की फॉर्म नहीं आ रही, यूज्ड से पहले कोई बी की फॉर्म इज, एम, आर ऐसा नहीं लिखा हुआ, ही इज यूज्ड, दे वर यूज्ड ऐसा नहीं लिखा हुआ, अगर यूज्ड से पहले कोई बी की फॉर्म नहीं आ रही और वाक्य के मीनिंग में ऐसा लग रहा है कि पास्ट की कोई हैबिट बताई जा रही है, मैं ऐसा किया करता था, तो समझ जाना कि ये मॉडल है। क्या पहचान बताई मैंने इसके मॉडल होने की? यूज टू के मॉडल होने की क्या पहचान है? कोई बी की फॉर्म इससे पहले ना हो, बी की फॉर्म इससे पहले ना हो, और दूसरा पास्ट की हैबिट वाला मीनिंग आ रहा हो। बी की फॉर्म ना हो, पास्ट की हैबिट वाला मीनिंग आ रहा हो, इन दोनों से पक्का हो गया कि ये यूज टू एक मॉडल है। और इतनी बात मुझे लगता है हर बच्चे को पता होगा कि मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ना दूसरी फॉर्म आती है, ना तीसरी फॉर्म आती है, ना आईएनजी फॉर्म आती है। ही कैन के बाद ही कैन मॉडल लगा दिया ना तो प्ले ही आ सकता है। ही कैन प्लेड,
ही कैन प्लेइंग नहीं आ पाएगा। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। अगर प्लेइंग लिखना भी ना तो ही कैन बी प्लेइंग ऐसे कुछ करना पड़ेगा। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म, बेसिक फॉर्म। बेसिक फॉर्म कौन सी होती है? जनरली वर्ब की पहली फॉर्म प्लूरल वाली, अक्सर। ठीक है, अच्छा जी, तो हमें ये तो पता चल गया कि अगर यूज टू मॉडल है तो बेस फॉर्म आएगी। और पहचानूंगा कैसे मॉडल है? इससे पहले कोई बी की फॉर्म ना हो और पास्ट की हैबिट वाला मीनिंग आ रहा हो। क्लियर होगी इतनी बात? अब बचे ये दो स्ट्रक्चर। अगर आपको कभी यूज्ड से पहले बी की फॉर्म दिख जाए, अगर आपको यूज्ड से पहले कभी बी की फॉर्म दिख जाए तो फिर ये दो केस हो सकते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा केस है कैसे पता चलेगा? वो भी मीनिंग से पता चलेगा। देखना समझना, अगर आपका सेंटेंस के अंदर कभी मीनिंग निकल रहा हो आदि होने जैसा, जैसे जैसे आई एम यूज्ड टू स्टडिंग एट नाइट, मैं आदी हूँ रात को पढ़ने का। अगर आपके वाक्य में स्ट्रक्चर ऐसा यूज हो रहा, आई एम यूज्ड टू, बी की फॉर्म प्लस यूज्ड प्लस टू, ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा और मीनिंग उसमें निकल रहा आदत वाला, आई एम यूज टू स्टडिंग एट नाइट, मैं आदी हूँ रात को पढ़ने का, तो समझ जाना कि ये वाला स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है? बी की फॉर्म, उसके बाद ये यूज्ड एडजेक्टिव की तरह से काम करता है और ये टू प्रीपोजिशन फिक्स होती है और प्रीपोजिशन के बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे अक्सर आपको जिरंड नजर आएगा। आई एम यूज टू स्टडिंग एट नाइट, आई एम यूज टू ट्रेवलिंग बाय ट्रेन्स, आदि होना वाले मीनिंग में ये स्ट्रक्चर यूज होगा। और एक यूज्ड का मीनिंग मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, जब मैं लेक्चर में भी पढ़ाता हूँ तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को 50 मिनट लगा के पढ़ाता हूँ, तो अभी शॉर्ट में करोगे तो थोड़ा मुझे पता है कि कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखो यार, हर एक चीज़ तो 5-10 मिनट में नहीं पढ़ाई जा सकती ना, तो इसकी अगर आपको डिटेल देखनी है तो फ्री वीडियोज़ ही हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप उसमें वर्ब वाले में या मॉडल में किसी ने पढ़ाया होगा, यूज टू मॉडल देख सकते हैं। वापस टॉपिक पे आते हैं। मैंने क्या कहा कि जो यूज टू शब्द है बच्चों को बहुत परेशान करता है। यूज टू के बाद कभी वर्ब की बेस फॉर्म दिखती है, यूज टू के बाद कभी जिरंड दिखता है, कभी इन्फिनेटिव दिखता है। बच्चा परेशान होता है कि कौन सा कब आएगा, मुझे कैसे पता। ये सारी बात डिपेंडेंट है कि ये शब्द खुद क्या काम कर रहा है। अगर यूज टू मॉडल है तो बेस फॉर्म आएगी। सर मुझे कैसे पता चलेगा मॉडल है? यार अगर इससे पहले कोई बी की फॉर्म आपने नहीं लगा रखी और पास्ट की हैबिट वाला मीनिंग है तो समझ जाना ये मॉडल है, और मॉडल है तो इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म, बेसिक फॉर्म आएगी। और अगर बी की फॉर्म इससे पहले दी हुई है, ही इज यूज टू, दे वर यूज टू, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यूज हो रहा है तो समझ जाना कि ये दो स्ट्रक्चर में से एक बनेगा। अब इन दोनों में से कौन सा माना जाएगा? इन दोनों में से कौन सा माना जाएगा? अभी इन्फिनेटिव का मतलब भी टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म होता है ना, तो हर जगह देखो अलग अलग है, लेकिन यूज्ड टू ही क्रिएट हो रहा है, इसी वजह से कंफ्यूजन है। लेकिन ये मॉडल है नहीं, मॉडल सिर्फ यही है। अगर बी की फॉर्म आ गई तो ये दो स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकते हैं। इनमें कैसे पता चलेगा? आदि होना वाला मीनिंग आया तो ये स्ट्रक्चर यूज करना, और इस्तेमाल किया जाना वाला मीनिंग आया, पैसिव वाला मीनिंग आया तो ये यूज करना। कैसे? अगर मैं कहूँ वाटर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, पानी का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। वाटर इज यूज्ड, अब यहाँ पे आदि होना तो मतलब है नहीं, वाटर इज यूज्ड लिखा हुआ है, यूज्ड से पहले इज आ गया तो मॉडल तो हो नहीं सकता, इन दोनों में से एक होगा। अब इन दोनों में से कौन सा है? वाटर इज यूज्ड, पानी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, आदि होना वाला मीनिंग तो है नहीं, या ऐसा मीनिंग तो नहीं पानी आदि है बिजली बनाने का, ऐसा मीनिंग तो है नहीं, तो यानी समझ जाओ ये वाला मीनिंग है। इसमें क्या होता है? पैसिव क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, और पर्पस बताने के लिए, उद्देश्य बनाने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल किया गया। क्यों किया गया? इसलिए किया गया। पर्पस बताने के लिए इन्फिनेटिव आते हैं। फिर से एक बार समअप कर देता हूँ। मैंने क्या कहा? ये जो शब्द है यूज टू, दिखने में यहाँ भी यूज टू है, यहाँ भी यूज टू है, और यहाँ भी यूज टू क्रिएट हो गया, लेकिन तीनों स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। ये मॉडल है, ये एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन है, ये वाला अपने आप में एक वर्ब है और आगे इन्फिनेटिव लिखा हुआ है। तीनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन बच्चे को ये भोलापन होता है, पता नहीं होता इन चीज़ों का, तो हर जगह उसको तो यूज टू दिख रहा है। एक जगह बेस फॉर्म आ रही है, एक जगह जेरेंट, एक जगह इन्फिनेटिव, वो बच्चा हो गया बावला। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आगे क्या लगेगा ये मैं परफेक्टली बता पाऊँ, तो आप इसको पहचानना सीखो, ये खुद क्या है। अगर यूज टू से पहले कोई बी की फॉर्म नहीं है, इसका मीनिंग पास्ट की हैबिट वाला आ रहा है कि मैं ये काम किया करता था,
या हम ये काम किया करते थे, जब मैं स्कूल में था तो ऐसा करता था, उस केस में ये यूज टू आपका मॉडल है। बी की फॉर्म ना हो, पास्ट के हैबिट का मीनिंग हो, मॉडल है तो बेस फॉर्म आएगी। अगर इससे पहले आपको इज एम आर वाज वर ऐसा कुछ दिख जाए, है ना, तो समझ जाना कि फिर ये दो स्ट्रक्चर बनेंगे। इन दोनों में से कौन सा बनेगा? आदि होना वाला मीनिंग आए तो ये, और इस्तेमाल किया जाने वाला मीनिंग आए तो ये। इतनी सी बात है, करके दिखा दो। वीडियो पॉज करो और किया करो, ठीक है। आ जाओ। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। अब इस यूज टू से पहले आपको कोई इज एम आर वाज वर ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, पहली बात। दूसरी बात, मीनिंग भी पास्ट वाला है। जब मैं बच्चा था तो मैं अपने पिताजी के साथ क्रिकेट खेला करता था हर संडे को। तो मुझे पता चल गया वाक्य के मीनिंग के अकॉर्डिंग और ग्रामर के अकॉर्डिंग कि ये यहाँ पर मॉडल का कार्य कर रहा है। और मॉडल के बाद भैया जी सिर्फ बेस फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म वगैरह, जिरेंड इन्फिनिटिव वगैरह ये सब नहीं आ पाएंगे। बेस फॉर्म लगाओगे, आई यूज टू प्ले लिखना पड़ेगा। क्लियर? आई हैव वर्कड एट अ कॉल सेंटर फॉर 7 ईयर्स। मैंने कॉल सेंटर में 7 साल काम किया है, इसलिए मैं आदी हूँ नाइट शिफ्ट में काम करने का भी। ठीक है, अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, को पास्ट की हैबिट बतानी है। मैंने 7 साल काम किया था, यहाँ पे ये तो वर्ब अलग होगी, है ना, हालांकि पास्ट तो यहाँ पे भी नहीं बताया। मैं 7 साल काम कर चुका हूँ एक कॉल सेंटर में, इसलिए मैं आदी हूँ रात में काम करने का भी। कोई नई जगह नौकरी मांगने गए, उसने कहा भैया नौकरी तो है लेकिन नाइट शिफ्ट की है। कोई दिक्कत नहीं सर, 7 साल कॉल सेंटर में काम किया इसलिए मैं आदी हूँ रात को काम करने का। ये यहाँ पर मीनिंग है। दूसरी बात, मीनिंग से भी समझ में आ रहा होगा, और यूज टू से पहले एम दिख रहा है। एम दिख रहा है तो मॉडल तो ये है नहीं, है ना। मॉडल नहीं है तो अब दो स्ट्रक्चर बचे थे, या तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, और या फिर ये वाला। दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें मीनिंग होना चाहिए इस्तेमाल किया जाना, और इसमें मीनिंग आदि होना। अब ऐसा मीनिंग तो इसका है नहीं, मेरा इस्तेमाल किया जाता है नाइट शिफ्ट में। थोड़ा गंदा ही मतलब नहीं हो जाएगा ये? सर मैंने कॉल सेंटर में काम किया 7 साल, इसलिए मेरा इस्तेमाल किया जाता है नाइट शिफ्ट में। है क्या हो तुम? तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाने वाला मीनिंग तो देना नहीं, आदि होना वाला मीनिंग देना है। तो आप समझ जाओ कि इस बार आदि होना वाले मीनिंग के अंदर क्या होता है, ये यूज्ड एडजेक्टिव हो जाता है, और इसके बाद ये टू जो होती है फिक्स प्रीपोजिशन होती है, लगानी पड़ती है। ठीक है, इसलिए प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे वर्किंग करना पड़ेगा। काफ़ी बच्चे इसके अंदर कहते हैं सर इसको इन्फिनेटिव नहीं मान सकते क्या? सर जैसे नीचे वाले में यूज्ड के बाद आप इन्फिनेटिव लगा रहे हो, इसको इन्फिनेटिव नहीं मान सकते क्या? अरे नहीं भैया, कुछ एडजेक्टिव होते हैं जिनके साथ ही टू प्रीपोजिशन फिक्स होती है। जैसे आपने एडिक्टेड सुना होगा, ही इज एडिक्टेड टू समथिंग, एडिक्टेड टू कोकेन, हाँ कि ना। तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके साथ ही टू प्रीपोजिशन फिक्स होती है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये यूज्ड एक ऐसा एडजेक्टिव है जब इसका मतलब आदि होना होता है तब ये टू प्रीपोजिशन फिक्स है, और फिर इसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, यानी जेरेंड करना पड़ेगा। पुलिस इंस्पेक्टर टोल्ड माई फादर, पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरे पिताजी को बताया कि जो मेरी चोरी करी गई गाड़ी थी, माई स्टोलन कार, वो गाड़ी जो मेरी चोरी हुई थी, वॉज यूज टू कैरिंग सम इलीगल ड्रग्स टू गुजरात। पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरे फादर को बताया कि मेरी जो चोरी हुई गाड़ी थी उसका इस्तेमाल किया गया था गुजरात कुछ ड्रग्स ले जाने के लिए। अब यहाँ पे समझो, यूज्ड से पहले इज एम आर वाज वर दिख रहा है तो मॉडल तो ये है नहीं, बात खत्म होगी। अब दो स्ट्रक्चर है, आदि होना वाला मीनिंग निकल रहा है कि इस्तेमाल किया जाने वाला। मेरी चोरी हुई जो गाड़ी थी ना वो आदि थी, उसको आदत पड़ गई थी ड्रग्स ले जाने की, ये मीनिंग है। गाड़ी को आदत लग गई थी कि गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, पैसे वाला मीनिंग है। और इस वाले मीनिंग में पर्पस बताने के लिए कि किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया था, किस चीज़ का यूज़ करते हो, इन्फिनेटिव का। तो यहाँ पर टू कैरिंग नहीं, यहाँ पर आपको टू कैरी का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये था जी यूज टू का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, कम स्पैन में इसको पढ़ना थोड़ा सा काफ़ी बच्चों के लिए कुछ ट्रिकी हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। आप अपनी वीडियोस पे जाके, पेड कोर्स के हैं तो पेड कोर्स की वीडियोस में जाके, फ्री कोर्स के हैं तो यूट्यूब पे फ्री कोर्स में जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट पे जाइए।
अगला अपना कॉन्सेप्ट है जी नीड और डेयर पे बेस्ड। ये जो शब्द होते हैं नीड और डेयर, दिक्कत इनके साथ ये है, ये मेन वर्ब भी बन जाते हैं और मॉडल भी बन जाते हैं और इसी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। आई नीड अ कार, आई नीड अ कार, इसमें नीड मेन वर्ब है, हाँ कि ना। नीड और डेयर ये शब्द मेन वर्ब भी बन जाते हैं और मॉडल भी बन जाते हैं और उसी वजह से इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है और उसी वजह से एरर क्रिएट होता है। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा मेन वर्ब है कि मॉडल है? ये कब मॉडल बनते हैं इसकी पहचान देखो। आप एक शब्द सुना होगा आपने, नॉट। मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ, नॉट की पोजीशन को नोटिस करना। ही इज नॉट स्टडिंग, ही इज नॉट प्लेइंग। कुछ नोटिस हो रहा है? नॉट कहाँ लगा? मेन वर्ब से जस्ट पहले। ही इज नॉट स्टडिंग, ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट स्लीपिंग, मेन वर्ब से जस्ट पहले। तो अगर आपका वाक्य ऐसा है कि जिसके अंदर नीड और डेयर के बाद में नॉट लिखा है, अगर आपके सेंटेंस में नीड और डेयर के बाद में नॉट लिखा है तो आपकी बुद्धि ठनकेगी। नॉट तो मेन वर्ब से पहले आता है, नीड के बाद लिखा है, तो यानी नीड और डेयर क्या है? मॉडल है। अगर आपके वाक्य में नीड और डेयर के बाद में मॉडल, नीड और डेयर के बाद में नॉट लिखा है तो समझ जाओ कि मॉडल का काम कर रहे हैं। दूसरा, आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सुना होगा। हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से, है ना। हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो अगर आपको कभी दिखे, अगर आपको दिखे WH फैमिली का वर्ड है, हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, इंटेरोगेटिव की पहचान, और सब्जेक्ट से पहले नीड और डेयर लिख रखे हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो समझ जाओगे कि मॉडल है, हाँ कि ना। अब इसके मॉडल होने और मेन वर्ब होने से फर्क क्या पड़ता है वो समझना। देखो, जब नीड और डेयर मॉडल है, जब मान लो इन दोनों हिंट का यूज करके आपने पता लगा लिया कि आपके वाक्य में जो नीड और डेयर है वो मॉडल का काम कर रहे हैं, मान लो, ठीक है, आपको पता चल गया कि नीड और डेयर मॉडल है, तो ऑब्वियस बात है मॉडल है, मॉडल के बाद तो मेन वर्ब चाहिए क्योंकि मॉडल तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, आगे मेन वर्ब चाहिए और मेन वर्ब आती है वर्ब की बेस फॉर्म में। करेगा क्या, इसके आगे ना एक इन्फिनेटिव दे रखा होगा आपको। एरर कैसे आता है वो बता रहा हूँ आपको मैं, नीड और डेयर पर सवाल कैसे आते हैं, एरर कैसे आते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। नीड और डेयर मान लो इन दोनों हिंट का यूज करके आपको समझ में आ गया कि मॉडल है, तो ऐसा एरर में आप देखना कि आगे इन्फिनेटिव दिया होगा, आपको क्या करना है, इस टू को काट देना है ताकि ये जो वर्ब की बेस फॉर्म है ये मेन वर्ब बन सके, ठीक है। और अगर मान लो ये दोनों हिंट नहीं है, अगर आप मान लो कि ये दोनों हिंट नहीं है और आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि नीड और डेयर जो है वो मेन वर्ब है, आपने पता कर लिया कि नीड और डेयर जो है मान लो वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो इसके जस्ट बाद दूसरी मेन वर्ब तो लिख नहीं सकते बिना कंजंक्शन के, है ना। इसमें क्या करेगा, आगे आपको एक वर्ब की बेस फॉर्म दे रखी होगी इसने, उसमें आपको ऑब्वियसली ये मेन वर्ब है तो अब ये दूसरी मेन वर्ब तो आ नहीं सकती, आपको क्या करना है, आपको एक टू लगा देना है, आपको एक टू लगा देना है, जिससे क्या होगा, ये एक इन्फिनेटिव बन जाएगा। मेरी बात समझना, मैं आपको छोटे सेंटेंस से बोल के समझाता हूँ। मान लो एक सेंटेंस है, आई नीड, आई नीड गो देयर, आई नीड गो देयर। अब क्या कोई नीड नॉट वाला स्ट्रक्चर है? नहीं। क्या ये वाला कोई स्ट्रक्चर है? नहीं। तो मुझे पता चल गया नीड यहाँ मॉडल नहीं है, यानी नीड मेन वर्ब है, ठीक है। आई नीड गो देयर में नीड क्या है? मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो इसके साथ गो आगे दोबारा मेन वर्ब क्या कर रही है? नहीं आ सकती। कैसे ठीक करोगे? इसको टू लगा के इन्फिनिटिव बना दो, आई नीड टू गो देयर, आई नीड टू गो देयर, आई नीड टू टॉक टू यू, आई नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई नीड टू हेल्प हर। क्लियर हो गई इतनी बात? अगर मान लो यही सेंटेंस ऐसे होता, आई नीड नॉट, आई नीड नॉट टू गो देयर, नीड नॉट आती पता चल गया मॉडल है, मॉडल तो आगे क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए, और यहाँ टू गो लिखा हुआ है, इसमें से टू काट दोगे ताकि मेन वर्ब बन सके, आई नीड नॉट गो देयर। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि नीड डेयर पर कैसा सवाल आता है। नीड डेयर को मॉडल है कि नहीं उसको पहचानने के लिए तरीका, मॉडल होंगे तो ये हिंट है आपके लिए, ठीक है। अगर नीड डेयर मॉडल होते हैं तो एरर कैसे बनता है, आगे आपको एक इन्फिनेटिव दिया होगा, मॉडल को मेन वर्ब चाहिए, टू को काटो, इसको मेन वर्ब बनाओ। अगर नीड डेयर मेन वर्ब होते हैं तो ऑब्वियस बात आगे मेन वर्ब नहीं आ सकती, आगे बेस फॉर्म दी होगी, टू लगाओ और आगे इन्फिनेटिव बनाओ। इतना सा कॉन्सेप्ट है नीड डेयर का। कर दो भाई।
हाँ जी, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस मोल एज इट इज़ टोटली बिनाइन। मोल जैसे होते हैं ना, ये काले काले से हो जाते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे है एक, तो तुम्हें तुम्हें इस मोल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस मोल की मस्सा जिसको बोलते हैं, तुम्हें इस मोल की चिंता करने, मोल तिल भी होता है शायद, मोल तिल होता है, तुम्हें इस मोल की, इस तिल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिनाइन है। बिनाइन का मतलब यहाँ पे है कि ये आपकी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब तुम्हें पता चल गया कि नीड के बाद नोट है, नीड के बाद नोट है, तो इसका मतलब ये नीड क्या है यहाँ पे, ऑब्वियसली मॉडल है ना। और मॉडल के बाद तो वर्ब की बेस होम चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। ये तो इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, मेन वर्ब कहाँ है फिर, कैसे बनाएंगे मेन वर्ब। आप क्या करोगे, आप इस टू को उड़ा दोगे ताकि ये जो वरी है ये मेन वर्ब का काम कर पाए। हाउ डेयर यू टू से दीज वर्ड्स टू माई फादर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को ये शब्द कहने की। अब आप देख पा रहे हो इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क सिंबल है, WH फैमिली का वर्ड है, सब्जेक्ट से पहले डेयर लिखा हुआ है, सारी बातें चीख चीख कर बता रही हैं कि ये मॉडल है। अगर ये मॉडल है तो आगे मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए ना, तो फिर टू से तो इन्फिनेटिव बना दिया, मेन वर्ब कहाँ से आएगी इसमें। अगर हम इस टू को उड़ा दें तो ये डेयर आपका मॉडल बन जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, यू आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, और ये से आपकी मेन वर्ब बन जाएगी। क्लियर हो गया। यू डू नॉट नीड पे एनीथिंग एज ऑल दीज बिल्स आर कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस, तुम्हें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सारे बिल्स इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड है। अब यहाँ पे जरा समझना, नीड से पहले नॉट दिख रहा है, बाद में नहीं, पहले दिख रहा है। नोट तो मेन वर्ड से पहले आता है, डू हेल्पिंग वर्ब भी दिख रही है। ये सारी बातें चीख चीख कर बता रही हैं कि नीड यहाँ पर मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो फिर पे कैसे आ सकता है आगे, दूसरी वर्ब कैसे आ सकती है, तो इसको आपको इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा। यू डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग। अब एक बच्चे का माइंड इसमें और चलेगा, सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू नीड नॉट पे एनीथिंग, बिल्कुल लिख सकते हो, दोनों तरीके से ठीक हो सकता है। या तो मैं क्या कर दूं, नीड को मॉडल बना दूं, ऐसे लिख दूं यू नीड नॉट पे एनीथिंग, नीड को मॉडल बना दिया, नीड के बाद नॉट लिख दिया, और पे को मेन वर्ब बना दिया, यू नीड नॉट पे एनीथिंग, या तो ऐसे लिख दूं। या फिर अगर नीड को मेन वर्ब लिखना है तो फिर पे को इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा, यू डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग, दोनों तरीके से ठीक हो सकता है। कौन सा करना है, स्लैश पे डिपेंडेंट है, ये बात स्लैश पे डिपेंडेंट है। अगर मान लो स्लैश यहां आ गया ऐसे, तो लेफ्ट को बेस मानकर राइट में चेंज करते हैं ना, तो फिर अपन पे में चेंज करेंगे। दोनों अलग मतलब एक ही स्लैश में पूरा तो फिर कैसे भी कर दो, है ना। फिलहाल के लिए मैं दोनों लिख देता हूँ, यू या तो ऐसा लिख लो, यू डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग, या तो ऐसा लिखो, या फिर यू नीड नॉट पे एनीथिंग, दोनों में से दोनों ठीक है। इसमें नीड मेन वर्ब है, इसमें नीड मॉडल है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पर जाइए। अगले हैं जी कुछ मॉडल के मीनिंग पर बेस्ड सवाल, हालांकि कम आते हैं लेकिन फिर भी। अब आपको पता अलग अलग मॉडल का अलग अलग मीनिंग होता है। कैन एबिलिटी दिखाने का काम आता है, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। ही कैन सिंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा गा सकता है, एबिलिटी दिखाने का काम आता है। यार दोस्तों से रिक्वेस्ट करने के काम भी आता है, मान लो खाना खा रहे हैं, कैन यू पास द सॉल्ट, क्या तुम नमक पास कर दोगे, इस टाइप की बातें। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी आता है। नेगेटिव पॉसिबिलिटी, इट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। मे आता भाई पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मे आई हेल्प यू, मे आई गो देयर, है ना, परमिशन लेने के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉसिबिलिटी, ही मे कम, शायद वो आ जाए, ही मे नॉट कम, शायद वो ना आए, पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव रिक्वेस्ट नहीं, पॉसिबिलिटी लिखना था भाई यहाँ। ठीक है, पॉसिबिलिटी। कुड जो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आता है, कुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे। रिमोट पॉसिबिलिटी यानी ना के बराबर पॉसिबिलिटी। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा मे के अंदर पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, इट मे रेन टुडे, मतलब बरसात हो सकती है, उससे कम इट माइट रेन टुडे, बिल्कुल ही कम ना के बराबर ऑलमोस्ट इट कुड रेन टुडे। तीनों पॉसिबिलिटी के लिए आ सकते हैं, मे भी, माइट भी, कुड भी, लेकिन तीनों में पॉसिबिलिटी का फर्क है। इन पे एरर नहीं आते हैं ज़्यादा, समझना मेरी बात। अब देखो ये भी रिक्वेस्ट के लिए आ रहा है, ये भी रिक्वेस्ट के लिए आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको लगा के दे देगा और आपसे एरर पूछेगा, समझना मेरी बात, ये यूज़ है। ठीक है, इनमें से एरर कैसे बन सकता है वो आपको भी मैं एग्जाम्पल से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। हर एक मॉडल का अपना एक मीनिंग होता है,
अब ये वही बात है यार कि एप्पल का मतलब सेब होता है, ऑरेंज का मतलब संतरा होता है। अब सामने वाले को संतरा खाना है, वो कहेगा आई वॉन्ट एन ऑरेंज, फिर तुम उसको कहो एप्पल क्यों नहीं लिया बे, ये तो नहीं हो सकता ना। तो मॉडल चैप्टर की कहानी कुछ ऐसी ही है। मॉडल चैप्टर ग्रामर पर बेस्ड नहीं है, मॉडल चैप्टर मीनिंग पर बेस्ड है, यानी सेंटेंस के मीनिंग को पढ़ना है और आपको सोचना है कि इनमें से मुझे कौन सा यूज यहाँ पर चाहिए, और उसके अनुसार आपको मॉडल लगाना होता है। अच्छा जी, वुड का एक यूज पास्ट ऑफ कैन भी होता है। पास्ट ऑफ कैन का मतलब यानी अगर आपको लगे कि आपका सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है, आपका पूरा सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, तो आपको कैन की पास्ट फॉर्म लिखनी पड़े तो वो कुड यूज करोगे। ऐसे ही विल की वुड यूज करोगे, मे की माइट यूज करोगे। ठीक है, माइट में कम पॉसिबिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा मे में, उससे कम माइट में, सबसे कम कुड में। ठीक, और पास्ट ऑफ मे मैंने आपको भी बताया ही। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, करो एक बार ट्राई। हाँ जी, वी शुड लेट श्रुति हैंडल इंटरनेशनल क्लाइंट। हमें श्रुति को इंटरनेशनल क्लाइंट हैंडल करने देने चाहिए। एज क्योंकि शी मे स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, क्योंकि क्योंकि शायद वो सेवरल लैंग्वेजेस बोल ले, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल ले। क्या मीनिंग देना था, हमें श्रुति को हैंडल करने देने चाहिए इंटरनेशनल क्लाइंट्स। क्यों, क्योंकि वो बोल सकती है बहुत सारी लैंग्वेजेस। ऑब्वियसली किसी में कुछ एबिलिटी होगी तभी उसको ये काम दोगे। एबिलिटी की बात करनी है, और एबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल लगता है भाई साहब, कैन। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, शी कैन स्पीक, इतनी बात है। यानी मीनिंग को देखना है। अब फिर कहोगे सर आपने भी ये बात बोल बोल के पका दिया, बिल्कुल। वर्ब और टेंस के एरर तुमसे उस दिन हो पाएंगे जब तुम्हें सेंटेंस का मीनिंग निकालना आता होगा। टीचर तो बस ये बता सकता है कि कैन एबिलिटी के लिए आता है, इसके लिए आता है, इसके लिए आता है। अगर तुम इस सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं समझ पा रहे तो कैसे जानोगे कि यहाँ मे नहीं कैन आएगा। सोचना थोड़ा। आई हैव फॉरगॉटन माई फोन एट होम, मैं अपना फ़ोन घर भूल गया हूँ। विल आई यूज़ योर्स, क्या मैं तुम्हारा यूज़ करूँगा घर कॉल करने के लिए, और किसी को कॉल कर लूँ मुझे पिकअप करने के लिए। मैं अपना फ़ोन घर भूल गया हूँ, क्या मैं तुम्हारा यूज़ करूँगा कि क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, परमिशन लेना चाहते हो, रिक्वेस्ट करना चाहते हो, हाँ कि ना। अब अगर कोई यार दोस्त होता तो कैन आई यूज़ योर्स लिख सकते हैं, योर्स का मतलब योर फ़ोन है, कैन भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है घर पे भूल गए हैं, शायद ये ऑफिस ऑफिस में है ये बंदा, है ना। तो पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, थोड़ी फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है, तो यहाँ पे मे जो ऑप्शन है वो सबसे बढ़िया रहेगा। मे आई यूज योर्स, ठीक है। विल का तो मतलब हो जाएगा क्या मैं करूँगा। आपको फ्यूचर की बात, मतलब ऑब्वियसली बात तो फ्यूचर की हो रही है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। जैसे मान लो विल कब यूज होता है, विल यू गो देयर, क्या तू वहाँ जाएगा, ये यूज है विल का, हाँ कि ना। क्या यहाँ पे ये कहना है क्या मैं तुम्हारा यूज करूंगा, करूंगा कि कर सकता हूँ, परमिशन मांग रहे हो सामने वाले से, परमिशन मांग रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर मे का यूज होगा। क्लियर हो गया। सर यहाँ पे कुड का यूज कर सकते हैं, कुड आई यूज योर्स, कर सकते हो जी, वो भी यूज हो जाता है। मे जनरली आई के साथ यूज होता है, या मतलब फर्स्ट पर्सन आई या वी के साथ। कुड सबके साथ चल जाता है, ठीक है। जैसे आप कहोगे मे आई गो देयर, मे आई यूज योर फोन, मे आई टेक दिस। मे जनरली आई या वी के साथ ही होता है, कुड काफियों के साथ चल जाता है, कुड यू हेल्प मी, ऐसे करके। ठीक है, दोनों में ये फर्क होता है, बाकी आते दोनों पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कुड आई यूज योर्स भी ठीक है, मे आई यूज योर्स भी ठीक है, लेकिन आई है तो मे प्रेफर कर लिया मैंने। इनको देखो जरा। हाँ जी, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो क्लिनिक तक, मैं बहुत कमज़ोर हूँ अभी ड्राइव करने के लिए, तबीयत तबीयत खराब है किसी की, या ओल्ड एज हो सकती है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यू आ रहा है। अभी मैंने 1 मिनट पहले बताया कि आई वी में जो आता है जनरली आई वी के साथ आता है, और कुड जो होता है सामने वाले को जनरली स्पीकर के लिए, मतलब सॉरी लिसनर के लिए, यू के लिए जनरली यूज़ करते हैं। कुड यू हेल्प मी, कुड यू गो देयर, कुड यू पास दिस, ऐसे करके। तो यहाँ पे यू के बारे में बात करनी है और रिक्वेस्ट करनी है, तो क्या लगाएंगे, कुड का यूज़ करेंगे। अब काफ़ी बच्चे इसके अंदर कहेंगे सर यहाँ पे विल लगा सकते हैं।
विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे? हाँ जी लगा सकते हैं, लेकिन पढ़ के सेंटेंस हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहा है, पूछ नहीं रहा कि तू आएगा क्या, नहीं, सामने उसने रीज़न दिया कि भैया मैं बहुत कमज़ोर हूँ ड्राइव करने के लिए। तो अब नॉर्मल नहीं पूछ रहे हो, देखो समझना, मान लो मैं खेलने जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपने दोस्त को कहूँ विल यू कम, आएगा क्या तू भी, तो यहाँ पे विल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस सेंटेंस में आपको पढ़ के पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट करी जा रही है, रीज़न दिया उसने, मैं बहुत कमज़ोर हूँ ड्राइव करने के लिए अभी, तो आप सामने वाले को रिक्वेस्ट करो कि मेरे साथ क्लिनिक तक आ जा प्लीज़, तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे? कुड यूज़ करोगे। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था। अब जो मैंने आपको बात बोली कि कई बार आपका सेंटेंस पास्ट में चल रहा होता है, जैसे यहाँ पे पास्ट से मुझे पता चल गया, उसने मुझे बताया था, हाँ कि ना। तो अगर आपका, इसको बोलते हैं मेन क्लॉज सब क्लॉज का कॉन्सेप्ट, ये 10th चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वैसे आपको बताऊं, ठीक है। अगर आपका मेन क्लॉज पास्ट में होता है, अगर आपका मेन क्लॉज पास्ट में होता है तो फिर आपको सब क्लॉज भी पास्ट में लिखना पड़ता है। अब ये मेन क्लॉज सब क्लॉज क्या है भैया? जिस क्लॉज के शुरू में कंजंक्शन आती है, जिस क्लॉज के शुरू में कंजंक्शन आती है वो हो जाते हैं सब क्लॉज अक्सर, ठीक है। जिस क्लॉज के शुरू में कंजंक्शन आती है वो सब क्लॉज हो जाते हैं। जैसे दैट यहाँ कंजंक्शन है तो अरे यार, जैसे दैट यहाँ कंजंक्शन है तो ये हो गया जी सब क्लॉज, और इससे पहले वाला हो गया जी आपका मेन क्लॉज। तो अगर मेन क्लॉज आपका पास्ट में है, अगर आपका मेन क्लॉज पास्ट में, तो सब क्लॉज को भी पास्ट में लिखा जाता है। ये 10th चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखा हुआ, इसकी पास्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, यानी हमें यहाँ पर माइट का यूज करना पड़ेगा। फिर बता दूं, अलग अलग मॉडल है, ये इनके काम है जी, सेंटेंस को पढ़ना है, मीनिंग देखना है, जैसी रिक्वायरमेंट हो लगाना है। और सेंटेंसेस देखिए, अगले मॉडल हैं, जैसे आपका वुड हो गया। एक तो आपको पता ही है, विल का पास्ट कभी यूज करना पड़ जाए तो वुड लगाते हैं। एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है, वुड यू प्लीज गो देयर, है ना। जैसे कुड हो सकता है, ऐसे वुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज हो सकता है। पास्ट हैबिट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यूज टू तो यूज होता ही है पास्ट हैबिट के लिए, आई यूज टू डू दैट, मैं ये काम किया करता था, आई यूज टू प्ले विद माई फादर, आई यूज टू वेक अप एट 6 AM व्हेन आई वाज इन कॉलेज। पास्ट की हैबिट के लिए यूज टू का तो यूज होता ही है, वुड का भी यूज होता है। और ये बात लोगों को पता नहीं होती, बच्चों को पता नहीं होती। पेपर में आ जाता है वुड लिखा हुआ, बच्चे सोचते हैं अरे यार ये तो यूज टू आएगा, काट के इसको यूज टू करके चले आते हैं, जबकि पास्ट की हैबिट के लिए वुड भी यूज हो सकता है। ऑट टू, शुड और मस्ट, ये तीनों ही एक टाइप के सजेशन होती हैं, ठीक है, बस इंटेंसिटी का फर्क होता है। ऑट टू ऐसी चीज़ों के लिए लगाते हो, मॉरल एडवाइस, अपने देश से प्यार करना चाहिए सबको, बड़े बूढ़े की इज्जत करनी चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए, है ना, गरीबों की मदद करनी चाहिए, मॉरल एडवाइस ऑट टू। जर्नल एडवाइस, भाई तुझे पढ़ लेना चाहिए, तुझे जंक फूड नहीं खाना चाहिए, है ना, तुझे टाइम से उठना चाहिए, पेपर पास आ गए पढ़ लेना चाहिए, सारा दिन टीवी नहीं देखना चाहिए, जनरल एडवाइस। ऑब्लिगेशन लगानी है, तुझे करना पड़ेगा वरना ये हो जाएगा, ऐसी वाली सेंस देनी है तो मस्ट आएगा। पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है ये वैसे, वेरी हाई पॉसिबिलिटी। जैसे आपने एयरपोर्ट पे देखा एक बंदा है, सब उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, आप उसको नहीं जानते लेकिन सब आके सेल्फियाँ ले जा रहे हैं उसके साथ, ही मस्ट बी वेरी फेमस, जरूरी है बहुत फेमस है। सर पॉसिबिलिटी के लिए तो मे, माइट और कुड भी बताए थे आपने, मे में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी, माइट में उससे कम, कुड में उससे कम, और ये भी आ रहा है, वो देखो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी थी, इट मे रेन टुडे, शायद आज बरसात होगी, इट माइट रेन टुडे, उससे थोड़ी कम, इट कुड रेन टुडे, उससे थोड़ी कम। ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, ये फ्यूचर की नहीं है, ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी। ही मस्ट बी वेरी फेमस, जरूरी है कोई फेमस आदमी, ये फर्क है इसमें, ठीक है। करके दिखाओ। हाँ जी, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मैं बेड के नीचे छुप जाता था मेरे पेरेंट्स को डराने के लिए। अब पढ़ते ही सब बच्चों के दिमाग में जाएगा, अच्छा पास्ट की हैबिट बतानी है, साफ साफ दिख रहा बच्चा था तो ये काम करता था, फटाक से मन करेगा इसको काट के यूज टू कर देता हूँ। लेकिन वुड मॉडल भी पास्ट की हैबिट बताने के काम आता है जी, ये नो एरर है। क्या यूज टू गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, यूज टू लिखा होता यूज टू भी ठीक है, आई यूज टू हाइड लिखा होता सही होता, नो एरर होता, ये भी ठीक है। लेकिन इफ़ यू अर्न अ डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम, अगर आपकी एक अच्छी खासी इनकम है, यू डेयर हेल्प, तुम हिम्मत करके दिखाओ गरीबों की मदद करने की,
ठीक है। यू डेयर हेल्प, पहली बात तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि डेयर यहाँ पे मेन वर्ब और हेल्प साथ में, दोनों वर्ब साथ में आएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए अपने को, क्योंकि डेयर मॉडल होने के क्या कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, डेयर नॉट, आए, डब्ल्यू एच फैमिली, ऐसा कुछ तो यहाँ पे है नहीं, तो डेयर को मॉडल तो इसमें मान नहीं सकते, मेन वर्ब मानने तो ग्रामेटिकली गलत होगा, मीनिंग भी ठीक नहीं निकल रहा। मीनिंग कुछ ऐसा सा देना था यार कि अगर आपकी डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम है तो आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, एक मॉरल एडवाइस। तो यहाँ पे आप अगर इसको हटा के यहाँ पे ऑट टू लिख दें, यू ऑट टू हेल्प, यानी आपसे अपेक्षा की जाती है, आपको ये काम करना चाहिए, तो वो बेस्ट रहेगा, है कि ना। अगर आपकी एक डिसेंट इनकम है तो यू ऑट टू हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, आपसे अपेक्षा करी जाती है कि आप गरीबों की मदद करें। इसको देखो। अच्छा एक चीज और, सर यहाँ पे शुड लगा देंगे तो गलत हो जाएगा क्या? बिल्कुल गलत नहीं है भाई, शुड भी ठीक है। सर मस्ट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा क्या? बिल्कुल गलत नहीं है यार, तीनों ही सलाह देने के काम आते हैं। सामने वाला कितनी इंटेंसिटी देना चाहता है उस पर डिपेंडेंट है। जनरल बात करनी है यार, आपसे अपेक्षा करी जाती है कि आप ऐसा करो, तो ये लगाना सबसे प्रेफर होने वाला, ये मॉरल एडवाइस है तो यही है। लेकिन अगर कोई पूछे शुड लगा दूं तो क्या ग्रामेटिकली गलत है? कुछ ज़्यादा ही भाई अच्छे कमाता है ना तो तुझे मदद करनी चाहिए, है ना। और स्ट्रेस देना चाहो तो मस्ट भी लगा सकते हो। लेकिन अब वही बात है कि पेपर में अगर ये सारे ऑप्शन आ जाएं तो सबसे बढ़िया बच्चे ऑट टू है, मस्ट इसमें मत लगा, मतलब कोई इंटेंसिटी की सेंस है नहीं। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि तीनों ही एडवाइस है, बोलने वाले की इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट कि वो कितनी डालना चाहता है। मस्त तो इसमें मत लगाओ, कोई ऐसी ऑब्लिगेशन, कोई धक्का तो है नहीं। ये दोनों ठीक है, लेकिन इन दोनों में भी ऑट टू बेटर है क्योंकि ये मॉरल एडवाइस है। इसको देखो। इफ़ यू वांट टू लूज वेट, अगर तुम वेट लूज करना चाहते हो तो तुम्हें शायद फास्ट फूड खाना बंद कर देना चाहिए। पॉसिबिलिटी की बात करनी है यहाँ पे, ये सजेशन देना है। अगर तुम वेट लूज करना चाहते हो तुम्हें ये करना चाहिए। अब ये कोई मॉरल एडवाइस तो है नहीं फास्ट फूड खाना बंद कर दे, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? शुड सबसे बढ़िया रहेगा, हाँ क्या ना। मॉरल एडवाइस है नहीं इसलिए ऑट टू मत लगाओ। ऐसा कोई धक्का भी नहीं कर रहे, ये नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, ऐसा को तो कुछ है नहीं। अगर यहाँ वो स्ट्रेस दे रखा होता ना, इफ़ यू रियली वांट टू, अगर तू सच में चाहता है वेट लूज करना, यू मस्ट स्टॉप, ऐसा कुछ इंटेंसिटी होती तो मस्ट भी चला लेते। अभी ना मॉरल एडवाइस है ना कोई इंटेंसिटी है, तो शुड सबसे बढ़िया है, तुम्हें बंद कर देना चाहिए फास्ट फूड खाना। आई फील दैट, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को प्यार करना चाहिए अपने देश से, ये मीनिंग देना था। कुड, कोई कर सकता है, कोई मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी की बात या ऐसा कुछ करना है यहाँ पे, अपेक्षा कर रहे हो आप, है ना, कि ऐसा होना चाहिए, तो उसके मीनिंग के लिए क्या लगाओगे? वन और टू। शुड क्यों नहीं सर? क्योंकि जनरल मतलब मॉरल बात है ये, है ना। देश से प्यार करना, माँ बाप की इज्जत करना, क्या शुड गलत है? वन शुड लव वंस कंट्री, क्या गलत है? गलत नहीं है भाई, बस प्रेफर इसको करना है क्योंकि ये मॉरल एडवाइस है। चलो जी, इसके साथ अपना वर्ब और मॉडल्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स खत्म होते हैं। ये आपका होमवर्क है जी, 4 सेंटेंसेस। अगर आपने क्लास को बहुत मन से शिद्दत से सुना है तो आपसे ये 4 सेंटेंस बड़े इजीली हो जाएंगे। इनका आंसर मेरे को हर बंदा कमेंट करके बताएगा, ठीक है। देखो ये फ़र्क होता है, जब सीरीज शुरू होती है ना, पहली वीडियो में तो और सर पूरी सीरीज देख देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। दूसरी सीरीज में आधे हो जाते हैं बच्चे, दूसरी वीडियो में, तीसरी में और कम। जो लास्ट तक बने रहेंगे वही कुछ क्रीम, वही कुछ अपना फ़ायदा करवा पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, मैं अपनी तरफ से सीरीज़ पूरी करूँगा। चाहे लास्ट वीडियो पे 5 व्यूज़ आएँ तो भी मैं अपनी तरफ से जो मैंने प्रॉमिस कर दिया, एक सीरीज शुरू कर दी, कमिटमेंट कर दी, मैं अपनी तरफ से पूरी करूँगा। जो वाकई में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सीरियस बच्चे हैं, वो अपना रेगुलरिटी से इस पूरी सीरीज़ को लगाना, आपका सारे कोर्स के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। इन 4 के आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, और अगर ये मेहनत अच्छी लगती है, सीरीज अच्छी लग रही है, तो दोस्तों को बता सकते हो, लाइक कमेंट शेयर वगैरह कर सकते हो एल्गोरिथम के लिए, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए गुड नाइट। इनके आंसर कमेंट करना।